अच्छा मोबाइल ले लेना बस। मोबाइल नहीं चाहिए। ठीक है गिटार ले लेना बस। આપણે કોંગ્રેસ पे सेल चल रही देखने को बोल। अबे पहले ये जो तो तो ठीक है। ये जो सब तुम बकवास कर रहे हो ना, ये सब रिकॉर्ड होता है और बाद में तुमको वही रिकॉर्डिंग में ये सब सुनने मिली। कान में पड़ती है इसमें। वो तो फर्स्ट लेक्चर में भी ऐसे ही हो रहा था सब। अब चालू करो स्टार्टिंग का 5 मिनट तुम लोग का ही गाना चल रहा था इधर। आपने ये लोग का आवाज मेरे को ज्यादा आ रहा था। एग्जैक्टली। तो माइक का चलो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। थैंक यू। चलो नाउ from lecture number 1, in lecture number 1 we had studied how to prepare which account. चलो सब लोग रिप्लाई करो फटाफट। फर्स्ट we have to prepare which account? Trading account. Let us see the format of trading account. We have studied that the format of trading account. Come to your textbook. We have given you textbooks. जो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है वही यूज करो एंड प्लीज एक आध टेक्स्ट बुक उनके साथ शेयर करो बिकॉज दे डोंट हैव अवर टेक्स्ट बुक, दे हैव गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। कोई भी दो, दोनों में सेम ही लिखा है हम लोग ने। दे मैं बात कर रही। मेरा सीट के अंदर मेरे को मार्क्स नहीं गए। ओ अरे बी हेल्पफुल इन लाइफ। आप सीबी का टेक्स्ट बुक दे दो। दे दे मेरे को कभी सुना होगा मैं आपके साथ। चलिए अब मेरे दो नोटबुक को एक नोटबुक भर गया वो रिकॉर्डेड देख रही हूँ। अभी तेरे को लास्ट बेंच पे बिठा देगा, अभी तेरा आवाज आया मुंह से। अब मैं पूछ नहीं रहा है, अभी मैं पीछे बिठा देगा। पहले नोटबुक खोल तेरा। हाँ एक मिनट, तेरा ही टेक्स्ट बुक देना चाहिए था, दिया तेरा टेक्स्ट बुक। हाँ बिकॉज तेरा नेक्स्ट लेक्चर में कोई भरोसा नहीं है। यू मे नॉट कम। हाँ हाँ चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब है ना तुम लोग को एग्जाम में दे विल आस्क यू इन ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले व्हाई इज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है? करेक्ट, टू फाइंड आउट विच प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड आपको पूछेंगे ट्रेडिंग अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। से दो ऑब्जेक्टिव तो ट्रेडिंग अकाउंट पे तुम लोग को पूछेंगे दैट ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है। सो वेरी सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन विच प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। इनफैक्ट फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट फाइंड आउट करने का 2 स्टेप है। प्रॉफिट इज फाउंड आउट इन 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 यू फाइंड आउट विच प्रॉफिट, स्टेप नंबर 1 में यू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड स्टेप नंबर 2 में यू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। दीज आर द 2 स्टेप्स। अभी तक हम लोग ने नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस भी नहीं किया है। हम लोग ने अभी तक सिर्फ स्टेप नंबर 1 डिस्कस किया, दैट इज टू कैलकुलेट विच प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। सो दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप। सो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं दैट इज ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे? तो नॉर्मली अकाउंट कैसे बनता है, वन अकाउंट हैज अ डेबिट साइड एंड अकाउंट हैज अ क्रेडिट साइड। और जैसे हर एक अकाउंट का डेबिट क्रेडिट साइड होता है वैसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड होता है एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड होता है। सो दिस इज मोर और लेस द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आपका चलेगा सीए फाउंडेशन तक, स्पेशली दोस्त आर इन सीए फाउंडेशन, या जो लोग सीए फाउंडेशन देंगे। सीए इंटर में नहीं आएगा, जो लोग सीए देने वाले हैं इंटर में नहीं आएगा बिकॉज इंटर में आप लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। कंपनी का फाइनल अकाउंट्स का अलग फॉर्मेट है। कंपनीज, हमारे देश में एक एक्ट है, दैट एक्ट इज कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज का फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट दिया गया है कि आप यही फॉर्मेट में फाइनल अकाउंट्स बनाओगे और कोई फॉर्मेट अलाउड नहीं है। सो राइट नाउ हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं वो आपको ऑब्वियसली विल बी यूजफुल टिल योर फाउंडेशन। सो इवन व्हेन यू गो टू 12th स्टैंडर्ड ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही बनेगा। सो देयर इज नथिंग न्यू दैट विल अपीयर। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू आइटम्स दैट विल अपीयर। इसके अंदर एक दो आइटम्स नहीं है। सो पहले आप लोग चेक करो trading account debit side. From trading account debit side, first item of trading account debit side is which stock? Opening stock. Opening stock. What is meaning of opening stock? This opening stock is nothing but which stock of previous year? Closing stock. Closing stock. ये year का opening stock is Last year का last year का closing stock. In simple language, stock मतलब क्या? Stock. What is simple meaning of stock? स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स, गुड्स विच आर अनसोल्ड। अभी तक वो गुड्स बिका नहीं है। तो लास्ट ईयर का जो अनसोल्ड गुड्स है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर विच विल बिकम ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर है मतलब वो लास्ट ईयर में सोल्ड था कि अनसोल्ड था? वो कौन से ईयर में आप बेचोगे?
करंट ईयर में, लास्ट ईयर में जो अनसोल्ड था वो फेक थोड़ी देंगे, वो हम लोग ये ईयर में बेचेंगे। सो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर। मैंने आपको समझाया भी था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब ट्रेडिंग अकाउंट इंट्रोड्यूस किया था, वी हैड टेकन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस में कौन सा स्टॉक नहीं रहेगा? ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा, बिकॉज हम लोग ने फर्स्ट ईयर में बिजनेस चालू किया। फर्स्ट ईयर में बिजनेस चालू किया तो से फॉर एग्जांपल 1 जनवरी, एग्जांपल आई एम टेकिंग कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स ऑन विच डेट? 1 जन, एंड्स ऑन विच डेट? 31 दिसंबर। तो 1 जन को जब मैंने बिजनेस चालू किया, तो बिजनेस चालू किया तब थोड़ी मेरे पास अनसोल्ड गुड्स रहेगा। बिजनेस चालू करेंगे फर्स्ट ईयर में, तब मेरे पास अनसोल्ड गुड्स नहीं होगा, सो ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में, एंड ऑफ द ईयर में 31 दिसंबर को देयर विल बी सम क्लोजिंग स्टॉक, दैट क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलो लेट अस कंटिन्यू। सो continuing with our trading account discussion, on trading account debit side, the first one is opening stock. As I told you, opening stock is unsold goods at the beginning of the year. ये हमेशा याद रखो, because ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। ओपनिंग स्टॉक इज नथिंग बट स्टॉक ऑफ गुड्स विच आर अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे। उसके बाद बिजनेस में परचेस होता है। तो से फॉर एग्जांपल बिजनेस में 5 lakhs का परचेस किया, अगर 5 lakhs का परचेस किया तो पूरे का पूरा 5 lakhs नीड नॉट बी योर एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर, बिकॉज उसमें से देयर मे बी सम गुड्स विच मे हैव बीन रिटर्न। अच्छा, क्यों परचेस रिटर्न क्यों करने का? सपोज मैंने गुड्स परचेस किया है, हम लोग रिटर्न क्यों करेंगे? एनी रीजन? गुड्स में भी डिफेक्टिव, गुड्स में भी डैमेज, गुड में नॉट बी एज पर अवर सैंपल, क्योंकि ये सब रीजंस की वजह से हम लोग सप्लायर को गुड्स क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। तो अगेन गेटिंग बैक टू माय एग्जांपल, सपोज मैंने 5 lakhs का गुड्स परचेस किया है, आई हैव परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹5 lakh। अब ये 5 लाख में से मैंने 25,000 का गुड्स रिटर्न किया है। 25,000 इज कॉल्ड एज विच रिटर्न्स? तो उसको मैं लेस क्यों कर रहा हूं? व्हाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग परचेस रिटर्न फ्रॉम परचेजेस? व्हाई इज परचेस रिटर्न सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम परचेजेस? बिकॉज 25,000 इज नॉट आवर एक्सपेंस। मेरा 5 लाख एक्सपेंस नहीं है। मैंने 5 lakhs का परचेस किया तो परचेस 5 lakhs है, लेकिन सामने परचेस रिटर्न 25,000 है, तो मेरा 25,000 से एक्सपेंस बढ़ गया कि 25,000 से एक्सपेंस कम हो गया? कम हो गया। तो 25,000 से मैंने एक्सपेंस कम हो गया, तो एक्चुअली मेरा एक्सपेंस इज नॉट 5 lakh, माई एक्सपेंस इज ओनली 4,75,000। सो वो मेरा 4,75,000। अगर आप केयरफुली फॉर्मेट देखोगे ना, तो फॉर्मेट में ₹2 कॉलम है। कैन यू सी ₹2 कॉलम? हाउ मेनी कॉलम्स यू कैन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हेडिंग क्या है तुम्हारे फॉर्मेट का? तो फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट? पर्टिकुलर्स। देन अगर आप देखोगे ना, तो यू हैव अ रुपीस और अदर ₹2 कॉलम। तो जो ये फर्स्ट वाला रुपीस कॉलम है ना, इसको हम लोग अकाउंटिंग में बोलते हैं इनर रुपीस कॉलम। कॉल्ड एज विच रुपीस कॉलम? इनर रुपीस कॉलम। एंड ये जो है ना, इज कॉल्ड एज विच रुपीस कॉलम? आउटर रुपीस कॉलम। ये जब भी तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का स्टार्ट करोगे ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि इनर रुपीस एंड आउटर रुपीस कॉलम का यूज क्या है। सो राइट नाउ you are looking at the format. If you see, our first item was opening stock that we have discussed. Our next item is purchases. उसमें से हम लोग ने परचेस रिटर्न को लेस किया है, और लेस करने के बाद जो परचेस का फाइनल अमाउंट आता है, नेट फिगर आता है, दैट इज टेकन टू द आउटर रुपीस कॉलम। वंस यू प्रिपेयर वन, हम लोग पहले ही एग्जांपल करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज अबाउट समथिंग कॉल्ड एज विच एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था। देयर आर 2 types of expenses. Which are the 2 types of expenses? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें से डेफिनेशन किसका है? डेफिनेशन किसका है? डेफिनेशन डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेफिनेशन है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेफिनेशन क्या है? हम लोग ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिफाइन किया था। रिमेंबर दिस, बिकॉज ये आप लोग को बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रखना पड़ेगा। नॉट ओनली 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में, मैं रिपीट कर रहा हूं, इवन इन 12th स्टैंडर्ड these all discussion and definition will not change, it will remain the same. So what is direct expenses? Direct expenses are those expenses which are incurred टाइम of purchase or प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो इसके लिए बहुत बड़ा लिस्ट है, हम लोग ने बहुत बड़ा लिस्ट ये पढ़ा था।
सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये पूरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिस्ट है। इसमें से तुम्हारे कॉलेज में कोई भी एक्सपेंसेस वो लोग आपको देंगे, ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इज कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड का सिंपल मीनिंग इज विच एक्सपेंस? मैंने उधर ब्रैकेट में लिखा है कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड का मतलब क्या है? इट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस करेक्ट, बट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स। जब हम परचेस करते हैं तो गुड्स अपने आप चल के आ जाए, नहीं आएगा हमारे पास, हम लोग को उसको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। ट्रक से करेंगे या रेल से करेंगे या एयर से करेंगे या शिप से करेंगे, व्हाटएवर। अगर आप रोडवेज से कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज कैरेज। अगर आप एनी अदर वेज अदर देन रोडवेज कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज फ्रेट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। व्हाट वाज सेकंड एग्जांपल? इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट। इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हम लोग का गुड्स का इंश्योरेंस हम लोग निकाल रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट बिकॉज आई वांट टू डू नॉट टेक रिस्क कि भाई अगर गुड्स चोरी हो गया, गुड्स डैमेज हो गया, किधर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, शिप डूब गया, फ्लाइट नीचे क्रैश हो गया, तो मेरा गुड्स चला जाएगा। बिकॉज आई डोंट ऑर्डर गुड्स ऑफ फ्यू थाउजेंड्स, आई ऑर्डर गुड्स ऑफ फ्यू लाख रुपीस। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस का बात करोगे सो आई मे ऑर्डर गुड्स ऑफ नॉट लेस देन 40-50 lakhs, क्योंकि मेरे को परवड़ेगा भी नहीं। मैं 1-2 लाख का गुड्स मंगाएगा तो 1-2 लाख का गुड्स मंगाएगा, दैट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर मी। सो हायर वैल्यू ऑफ गुड्स रहेगा, सो आई विल टेक आउट इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन इज विच ड्यूटीज? कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी और क्लियरिंग चार्जेस। ये भी मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था। व्हेन यू आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम सम अदर कंट्री, देयर इज नो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। यू कैन जस्ट से मैं इंपोर्ट करके लेके आया, तुम लोग का कस्टम्स लोग क्लियर ही नहीं करेगा, तुमको पहले ड्यूटीज पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट व्हेन यू गो एट हायर लेवल सीए फाइनल, जो लोग सीए कर रहे हैं, यू हैव कस्टम्स एक्ट इन योर सिलेबस। आपको कस्टम्स एक्ट में पढ़ाएंगे कि भाई इतना ड्यूटी रहता है, ये पे करना पड़ता है। फिर क्लियरिंग चार्जेस रहता है, देयर आर क्लियरिंग एजेंट्स जो हम लोग को गुड्स क्लियर करवा के देते हैं कस्टम्स के गोडाउन में से। देन नेक्स्ट वन मैंने एक्सप्लेन किया था डेमरेज। डेमरेज का भी मैंने एग्जांपल दिया था, इनफैक्ट कस्टम्स का ही मैंने एग्जांपल दिया था। ये कस्टम्स का एग्जांपल क्या होता है? से फॉर एग्जांपल आपने शिप से गुड्स मंगाया, शिप से गुड्स मंगाया या एयर से मंगाया, तो बड़े बड़े कंटेनर्स में गुड आएगा। तो कंटेनर्स में आएगा ना, तो कस्टम वाला आपका गुड्स डायरेक्टली आपको ले नहीं देंगे। आप उधर खड़े रहोगे, बोलेगा मेरा गुड्स है, मेरे को लेके जाने दो। कस्टम वाला लेके जाने ही नहीं देगा। इनफैक्ट कस्टम्स वाला आपको बोलेगा या इंटीमेट करेगा या लेटर आएगा, व्हाटएवर, देयर इज अ प्रोसीजर। वो लोग आपको लेटर भेजेंगे और आपको लेटर में क्लियरली बोलेंगे विद इन 24 आवर्स टेक योर गुड्स। लेकिन अगर आपने लेट किया, से आपने 24 आवर्स की जगह पे 72 आवर्स लगाया, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, उसके लिए वो लोग आपको पेनल्टी चार्ज करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज डेमरेज। So demurrage is the charges that is paid for use of container outside the terminal or depot beyond free time period. तो एक free time देता है, नॉर्मली 24 आवर्स या 48 आवर्स, डिपेंड, सबका अलग अलग देता है। तो लोग बोलेंगे भाई 24 आवर्स दिया, इसके अंदर गुड्स तुम लेके जाओ। 36 आवर्स किया तो एक्स्ट्रा 12 आवर्स का आपके लिए चार्जेस पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज डेमरेज। हाँ, यस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्यों है? बताता हूँ, एक मिनट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्यों आता है? आई विल कम बैक टू योर पॉइंट। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो ये जो है ना, ये क्लियरली एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन व्हाट ऑफ गुड्स? प्रोडक्शन। दिस आर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेस ऑफ गुड्स। नाउ ध्यान से सुनो, वेरी ध्यान से, बहुत ही ऐसा मैच्योर्डली सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप फाउंडेशन में जाओगे ना, तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों अलग है। आई रिपीट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग अलग है। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में दो डोंट डिफरेंशिएट, whether you are doing manufacturing or whether you are doing trading, they don't differentiate. So I don't want to get into that discussion. So whether it is expenses incurred on purchase of goods or whether it is incurred or expenses incurred on production of goods, dono falls in the definition of which expenses? Direct expenses. And direct expenses come in which account? ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, वेरी गुड क्वेश्चन, कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिख रहे हो? तो अभी ये मैंने पास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने पूछा डेबिट साइड पे क्यों? वो भी मैं बता रहा हूँ, डेबिट साइड पे क्यों आ रहा है वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले तो ये क्वेश्चन वाइज होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आता है। इनफैक्ट योर क्वेश्चन इज अ सेकंड क्वेश्चन, के डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्यों आता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आता है। यस और नो? हाँ, तो ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है पास्ट में, तो आज मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जन ने नहीं सुना होगा। तो ध्यान से सुनो, लिसन टू माय क्वेश्चन। लेकिन उसके लिए तुमको पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना पड़ेगा। क्या आंसर देना पड़ेगा? सी फॉर एग्जाम्पल,
मैंने आपको पास्ट में सिखाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमको आंसर करना है, जो मैं पूछ रहा हूं। सी, पास्ट में तुमने पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक्सप्लेन करो व्हाट इज दिस ऑन वन हैंड एंड व्हाट इज दिस ऑन अनदर हैंड। हाँ, तो व्हाट इज फिक्स्ड एसेट? गिव मी एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम। हाँ, तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फर्नीचर इज द एग्जांपल, फर्नीचर इज एग्जांपल, या ये लैपटॉप एक्सेट्रा आपको ये सब सिस्टम दिख रहा है। सो फॉर एग्जांपल फर्नीचर इज एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा, फर्नीचर इज फिक्स्ड एसेट, दैट आल्सो डिपेंड्स। हाँ, फर्नीचर इज फिक्स्ड एसेट इफ आई एम not furniture dealer, because if I'm furniture dealer then furniture is not fixed asset, then furniture is goods. But say for example I'm not furniture dealer, तो मैं furniture dealer नहीं हूँ, लेकिन मुझे फर्नीचर चाहिए मेरे बिजनेस में, लाइक फॉर एग्जांपल वी आर टीचिंग, सो वी रिक्वायर दिस बेंचेस एक्सेट्रा, फर्नीचर। Now can you give example of any expense that is incurred at the time of purchase of furniture? ट्रांसपोर्टेशन, तो क्यों फर्नीचर में भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो आपको याद है आप फर्नीचर पे जो ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो उसके लिए क्या? अच्छा, पहले मेरे को बताओ, आप लोग ने सब लोग ने जर्नल किया हुआ है, थोड़ा हायर लेवल पे जाके बात करना है, आप लोग ने सबने जर्नल किया हुआ, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश में पे किया तो कैश क्रेडिट होगा, क्यों फर्नीचर अकाउंट डेबिट? व्हाट इज द रीजन व्हाई फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड? Real account and रियल अकाउंट, व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर कम्स इन, आपने फर्नीचर को डेबिट किया टू व्हाट? कैश। व्हाई कैश इज क्रेडिटेड? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सिंपल रूल आपने अप्लाई किया, फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डू यू एग्री विद दिस? नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज मैंने फर्नीचर पे ट्रांसपोर्टेशन किया, क्योंकि फर्नीचर को भी तो हमारे प्रीमाइसिस तक लेके आना पड़ेगा, फर्नीचर डीलर रहेगा, से फॉर एग्जांपल किधर B1D में रहेगा, हम इधर घाटकोपर में, तो वहां से हम लोग ने फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट किया, तो उसके ऊपर से फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो 50,000 का जो मैंने फर्नीचर खरीदा उसके लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब उसके ऊपर मैंने 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन किया, वो 10,000 का एंट्री क्या आएगा वो बोल? वाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट? फिक्स्ड एसेट पे जो आप खर्चा करते हो उसको दैट इज कॉल्ड एज विच एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करते हो तो आप कौन से अकाउंट को डेबिट करते हो? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते हो। आई होप सब लोग ने ये पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट आप लोग ने ये डेप्रीसिएशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि डेप्रीसिएशन में जब आप फर्नीचर अकाउंट बनाओगे तो आप फर्नीचर में ही उसको ऐड करोगे। डू यू एग्री विद दिस? सो सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर गुड्स। आप गुड्स को परचेस करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट, अगर मैंने कैश में परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट, सपोज मैंने 5 लाख का गुड्स परचेज किया तो इट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? कैश अकाउंट। थोड़ी देर के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग ने कैश में परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5 लाख, बरोबर है? हाँ, अब इसके ऊपर मैंने 25,000 का एक्सपेंसेस किया है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, या 40,000 या 50,000 का मैंने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस किया, तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस का मैं क्या एंट्री पास करूं? शुड आई डेबिट परचेज अकाउंट? नो। सो दैट इज अ डिफरेंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, 50,000 जो मैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कर रहा हूं, दिस टाइम इट इज विच एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसके लिए हम लोग क्या अकाउंट बनाएंगे? कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, बरोबर है? तो कैरेज अकाउंट डेबिट या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये मैंने 50,000 का एक्सपेंस किया है, बरोबर है? हाँ, अब अगर मैं 5 लाख को ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जा रहा हूं, 5 लाख को अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जा रहा हूं तो उसका भी तो एक्सपेंसेस में ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाऊंगा। अगर मैं 5 लाख परचेस का अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जा रहा हूं तो उसके ऊपर का जो एक्सपेंसेस है उसको भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाऊंगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेस ऑफ गुड्स। वेरी सिमिलर लॉजिक टू जो हम फर्नीचर में अप्लाई करते हैं, वहां पे तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट फर्नीचर में ही ऐड कर देते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को सेम साइड। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को डेबिट साइड पे क्यों लिखा? ऑब्वियसली बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मेरे को डेबिट साइड पे लेके आना है। इनफैक्ट इसके ऊपर आगे डिस्कशन आएगा, बट राइट नाउ के लिए आप लोग ये समझ लो, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, तो डेबिट साइड पे आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ कौन सा एक्सपेंसेस आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ये वाला लिस्ट जो है ना, ये लिस्ट इज नॉट लिमिटेड ओनली फॉर योर 11th स्टैंडर्ड, दिस लिस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। सो ये पूरा लिस्ट है,
फॉर एक्सपेंसेस ऑन परचेस और प्रोडक्शन। तो अभी तक हम लोग ने सब एक्सपेंसेस का बात किया या डेबिट साइड का बात किया ना, थोड़ी देर के लिए क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे हम लोग? बाय फर्स्ट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज व्हाट? बाय सेल्स। व्हाट इज सेल्स फॉर एनी बिजनेस? किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स क्या होता है? इनकम। इनकम होता है। सबसे बड़ा इनकम फॉर एनी बिजनेस इज सेल्स। तो वो क्रेडिट साइड पे आया। लेस उसमें से हम लोग क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को माइनस क्यों किया है? सेम लॉजिक जिसमें, क्योंकि हमने परचेस रिटर्न माइनस किया है। सेल्स रिटर्न हम क्यों माइनस करते हैं? सपोज मैंने 10 लाख का गुड्स या 10 लाख का सेल किया, आई हैव डन सेल ऑफ 10 lakhs, लेकिन उसमें से कस्टमर ने मेरे को 50,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो मेरा इनकम कितना है? 9,50,000। 10 लाख माइनस 50,000, क्योंकि 50,000 जो कस्टमर ने मुझे रिटर्न किया है वो मेरा इनकम नहीं है, बिकॉज मैंने 50,000 का गुड्स मुझे वापस मिल गया। तो ओनली 9,50,000 इज माई इनकम, सो उसको हम माइनस करेंगे। एंड जो गुड्स अनसोल्ड रहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज कॉल्ड एज विच स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पे क्यों लिखने का, इसका मैंने डिटेल डिस्कशन फर्स्ट लेक्चर में किया था, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज विच प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ना दो तरीका होता है। एक तरीका यू प्रिपेयर विच अकाउंट, और दूसरा तरीका यू कैलकुलेट बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसी लेमैन को समझाने का रहेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब, लेमैन को समझाओ तो जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं, ये लेमैन समझेगा ही नहीं, आप जो फॉर्मूला बोल रहे हो। लेमैन को समझाने का रहेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो गुड्स आपने बेचा है उसका कॉस्ट कितना है। आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग स्कूल में चले जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आई एम अ ट्रेडर, मैं ट्रेडर हूं, मैंने 10 पेन्स खरीदा। आई हैव परचेज 10 पेन्स फॉर 2 रुपीज। तो बोलो मेरा परचेज कॉस्ट कितना हो गया? 20, बरोबर है। उसमें से मैंने 8 पेन्स बेच दिया और 8 पेन्स मैंने 5 रुपए में बेचा। तो कैन यू टेल मी हाउ मच इज माई सेल्स? 40। सो कैन यू टेल मी हाउ मच इज माई प्रॉफिट? 40 minus 20, that is 20 rupees. क्यों? नो, सिंपल है 40 को सर आप कंपेयर करो, एग्रीगेट को कंपेयर नहीं करना। एग्जैक्ट। पेन्स का 2 रुपीज का कॉस्ट, तो ये कॉमन सेंस है, ये स्कूल में पढ़ाते थे। मैं 10 पेन्स का कॉस्ट को 8 पेन्स का सेल्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूं। दिस इज अगेंस्ट वन कॉन्सेप्ट। हम लोग अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विच कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड के इनकम के साथ मैच करना चाहिए, या इनफैक्ट अदर वे अराउंड, जो पीरियड का इनकम है उसका एक्सपेंसेस ही उसके साथ मैच होना चाहिए। तो सिंपल है, आई वांट टू कंपेयर, इफ आई वांट टू कंपेयर आई कैन नॉट कंपेयर 40 विद 20। ये कॉमन सेंस नहीं है, दिस इज इलॉजिकल कंपैरिजन। क्योंकि इसमें से मैंने 8 पेन बेचा है, तो अगर मुझे कंपेयर करना ही है तो मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा। क्या डिवाइड करूंगा इसमें से? 8 पेन्स इंटू 2 रुपीज। ये कितना होता है? 8 पेन्स इंटू 2 रुपीज, 16 रुपीज। एंड यहाँ पे जो 2 पेन्स, वो 2 पेन्स अभी भी मेरे पास ही है। ये 2 पेन्स अभी तक मैंने बेचा नहीं है, तो अभी भी मेरे पास ही है 4 रुपीज। तो हम लोग ये 4 रुपीज के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे स्कूल में। हम लोग क्या सोचते थे? हम लोग को क्या बोलता था? कैलकुलेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं 40 को किसके साथ मैच करूंगा? 16 के साथ। व्हाट इज 16? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये इसको हम लोग ने एक नाम दिया, इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज दिस 4 रुपीज? कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। नाउ आइडियली मुझे क्या करना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड पे माइनस करना चाहिए। ये जो है ये कितने पेन्स का है, कोई बताएगा? जो डेबिट साइड पे हम लोग ने परचेस लिखा है, दिस इज परचेज ऑफ हाउ मेनी पेन्स? 10। दिस इज सेल्स ऑफ हाउ मेनी पेन्स? 8। बरोबर है। तो मुझे 2 पेन्स का कॉस्ट यहां से माइनस करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं करके क्लोजिंग स्टॉक को कौन से साइड पे बताते हैं?
क्रेडिट साइड पे यहाँ पे 2 पेन्स है, यहाँ पे 8 पेन्स का परचेस है, सॉरी यहाँ पे 10 पेन्स का परचेस है और सामने 8 पेन्स का सेल है। तो ये अकाउंट हो गया। लेकिन अगर आप मेरे को फॉर्मूला पूछोगे तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जो गुड्स मैंने बेचा है उसका कॉस्ट कितना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ये भाई तेरा पोदार कॉलेज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछते हैं ये लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पूछेंगे पोदार कॉलेज में। तेरे फ्रेंड्स को भी बता देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला वो लोग पूछेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? परचेज plus direct expense minus closing stock. This is the formula for calculating cost of goods sold. And common sense बोलता है gross profit is equal to sales minus cost of goods sold. ये आपको CA इंटर तक काम आएगा। 2 सब्जेक्ट है जिसमें काम आएगा, एक अकाउंटिंग में भी काम आएगा। जब तक आप CA फाउंडेशन दे रहे हो इट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। जैसे ही आप इंटर में आ जाओगे इट विल बी कॉल्ड एज एडवांस्ड अकाउंटिंग। मैं फाइनल का तो बात भी नहीं कर रहा हूं। और इंटर में ये अनदर सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड एज FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यू विल नॉट बिलीव अगर आप अगर आप मेरे को पूछोगे ना कि सर हम लोग पूरे करियर में कितने टाइम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हो, तो आई एम इजीली नॉट लेस देन 200 टाइम्स यू विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो मैं फिर भी मिनिमम साइड पे बोल रहा हूँ, 200 टाइम से ज्यादा आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हो। बट उसके लिए फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। सो फॉर्मूला इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला आपको बहुत टाइम तक याद रखना चाहिए। इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड आप अकाउंट बंद करोगे तो आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज विच प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। चलो कम टू एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में पेज नंबर जो भी है आपका, example number 1, go in that order. I want everybody to solve this example with me, even if you know or whether you don't know, you have to solve this example. This is first time we are preparing trading account, so trading account ध्यान दो। Just before I proceed, I want to revise कि फाइनल अकाउंट्स में खाली ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इन माय फर्स्ट लेक्चर। फाइनल अकाउंट्स में क्या 3 चीज बनता है? नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट। मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। सो बैलेंस शीट आपको बताएंगे हम लोग, बट राइट नाउ हमारा फुल फोकस इज ऑन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यू हैव टू कैपिटलाइज वन बाय वन। बाद में हम तीनों साथ में बनाएंगे तो इजियर होगा। तो चलो बैलेंस शीट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाते हैं। फॉर दैट आई एम सॉल्विंग एग्जांपल नंबर 1। यू टेक एग्जांपल नंबर 1 विच एवर टेक्स्ट बुक यू आर फॉलोइंग, उसके अंदर एग्जांपल नंबर 1 छपा होगा। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैलकुलेट COGS। COGS का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। And we have to calculate something called as gross profit. Yes. Chalo, let us read together. Whatever is given to you is trial balance as on 31st March 2022. तो ट्रायल बैलेंस में एक होता है डेबिट बैलेंसेस एंड एक होता है क्रेडिट बैलेंसेस। तो ओपनिंग स्टॉक on 1/4/2021, please now you should be able to recognize कि ये लोग कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर। कैसे पता चला फाइनेंशियल ईयर? फर्स्ट अप्रैल से और 31 मार्च को एंड करता है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। सो ओपनिंग स्टॉक ऑन 1/4/2021 इज 30,000। दिस इज विच स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। अच्छा कौन से साइड सॉरी कौन से बैलेंस इसमें आ रहा है? डेबिट बैलेंसेस। तो बोलो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है? आता है। कौन से साइड पे आता है? डेबिट साइड पे। ओके नेक्स्ट इज परचेजेस 63,000। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कि नहीं आता है? आता है। परचेज इसका डेबिट बैलेंस क्यों है? बिकॉज परचेज इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? Debit all expenses and losses. That is why purchase account is showing which balance? Debit balance. So purchase account trading account में आता है कि नहीं आता है? आता है। कौन से साइड पे आता है? डेबिट साइड पे। नाउ बी केयरफुल, रिटर्न्स इनवर्ड। पहले तो आप आइडेंटिफाई करो दिस इज विच रिटर्न। रिटर्न्स इनवर्ड मतलब
Sales return. Why sales return is having a debit balance? Sales return is a nominal account, but it is showing a debit balance. So क्या वो sales return, is it my income? Sorry, is sales return my expense? No, it is reduction of income. Reduction of income is also as good as expense for me only. एक्सपेंस हम लोग हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मेरा एक्सपेंस हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया, मेरा इनकम कम हो गया, वो भी मेरे लिए एक्सपेंस जैसा ही है. सो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, रिटर्न्स इनवर्ड 5000, सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न का हम क्या इफेक्ट देते हैं? एनीबॉडी रिकलेक्ट? ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स रिटर्न का क्या इफेक्ट आएगा? में क्या करोगे आप? किसमें से? सेल्स में से माइनस करोगे. सो ये क्लियरली आपके पास होना चाहिए. कैरेज इनवर्ड. इज कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस? अच्छा, कोई एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है. अपने आप को एक ही क्वेश्चन पूछो, इज दिस एन एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेस और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स? इफ द आंसर इज यस, देन इट इज विच एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस. इफ नॉट, देन इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ये टेस्ट आपको नहीं तो 5 सम तक करना पड़ेगा. 6th सम ऑनवर्ड्स ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्शियस विल immediately give you the answer. But initially आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, अपने आपको पूछना पड़ेगा. तो एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है कि whether it is an expense incurred on. If answer is yes, then it is which expense? Direct. बोलो, carriage inward. Is carriage inward direct expense? Yes, because it is expense incurred at the time of purchase. और नेक्स्ट वाले में तो सबने से ही बोला है कि मैं डायरेक्ट एक्सपेंस हूं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस. चलो, एंड क्रेडिट बैलेंस इसमें दो है, सेल्स एंड परचेस रिटर्न. ऑब्वियसली सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है बिकॉज सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. एंड परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है. परचेस रिटर्न इज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, दैट इज व्हाई उसका क्रेडिट बैलेंस. अब विथ दिस इंफॉर्मेशन और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया है. एडिशनल इंफॉर्मेशन इज stock of goods in hand on 31st March 2022. Stock of goods in hand on 31st March 2022 मतलब this is which stock? क्लोजिंग स्टॉक. याद रखो, आपको फाइनल अकाउंट्स में 2 स्टॉक दिया रहेगा, एक रहेगा ओपनिंग स्टॉक और एक रहेगा क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है इज 22,000. हाँ, यस, व्हाट इज द डाउट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सिंपल एग्जांपल में 2 एग्जांपल देता हूं. वन इज रेंट, सेकंड वन इज एग्जांपल इज सैलरी. सैलरी इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सैलरी इज पेड टू द ऑफिस स्टाफ. तो ऑफिस स्टाफ जो है उनको मैं सैलरी पे करता हूं, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया. इट इज नॉट एन एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स, सो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस. उसका वो कहां पे आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, बट ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं आएगा. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज इट इज एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. वेजेस हम लोग वर्कर्स को पे करते हैं. चलो, लेट अस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. पहले तो कैसे बनाने का, इसमें जो कैरेज इनवर्ड और परचेज रिटर्न वाला वो समझ गए, क्यों डेबिट है और क्यों क्रेडिट. कौन सा वाला? ये कैरेज इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड के रिटर्न इनवर्ड. हाँ, रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न तो रिटर्न इनवर्ड इज विच रिटर्न्स? सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न. एंड रिटर्न्स आउटवर्ड इज विच रिटर्न्स? या परचेज रिटर्न इज विच रिटर्न्स? जो परचेज किया हम लोग ने रिटर्न किया है. सेल्स रिटर्न, मैंने सेल्स रिटर्न किया है तो मेरा 5,000 से इनकम कम हो गया. सो इट इज रिडक्शन ऑफ इनकम, इज एज गुड एज एक्सपेंस ओनली. एंड परचेज रिटर्न 3,000 इज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस. मेरा एक्सपेंस 3,000 से कम हो गया. आप एक्सपेंस 3,000 से कम हो गया वैसे सोचो तो आपको जल्दी समझेगा. मेरा एक्सपेंस 3,000 से कम हो गया तो इट इज गुड एज माई इनकम ओनली, बट मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा इनकम है. इट इज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस. चलो, अभी कम टू ट्रेडिंग अकाउंट. चलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड किससे स्टार्ट होता है बोलो? ओपनिंग स्टॉक्स. चलो लिखो मेरे साथ, राइट इन द फॉर्मेट गिवन. ट्रायल बैलेंस में से ढूंढ के बताओ, हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक? 30,000. आर यू श्योर? प्लस नहीं होगा 30,000 और 22,000. राइट, 22,000. एक मिनट, आई विल आंसर. 30,000 is which stock? Okay, 22,000 is which stock? लास्ट ईयर का क्लोजिंग. नेक्स्ट ईयर.
अरे बेटा Please, 30 sir, 22,000 डेट देखो। अच्छा ओके तो 22,000 कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे आता है? क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक 30,000। डोंट चेंज द फिगर्स। चलो ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा आता है बोलो? परचेजेस। तो क्या लिखने का? टू परचेजेस। सर हाउ शुड वी गेट टू नो कि आउटर कॉलम में लिखना है अमाउंट? आई विल टेल यू। अभी परचेज है 63,000। यू ओनली टेल मी। चलो 63,000 को मैं इनर में लिखूं या आउटर में लिखूं? क्यों इनर में लिखूं? सर ये सेल्स रिटर्न कम करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न परचेज में से सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। अपन थोड़ा सोच के करें ये सब। लेट अस बी सीरियस लिटिल बिट अबाउट अवर स्टडीज। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना चाहिए ना, 2 घंटा दिन में। हाँ तो मैं फिर से बोलता हूँ। चलो कोई बताएगा परचेज में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे? परचेज हाँ तो मेरे को परचेज का अमाउंट कौन से कॉलम में लिखना चाहिए? इनर कॉलम में लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें में से मुझे माइनस करना है 63,000 माइनस। लेस परचेज सर। हाँ लेस लिखो चलेगा। तो परचेज रिटर्न का अमाउंट बताओ कितना है? 3,000। कीप इट इन ब्रैकेट्स। देखो अभी कैसा प्रेजेंटेशन करना है। 3,000 के नीचे ऐसा लाइन चाहिए। पहले ओरली करो। 63 माइनस 3 कितना होता है? हाँ लिखने का 60,000। वो मुझे पता है, लेकिन कौन से लाइन में लिखने का? हाँ वही लाइन में लिखने का। प्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए। हाँ? दिख रहा है प्रेजेंटेशन? ओके चलो। नाउ कैन यू टेल मी, इज देयर एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी? टू। विच आर दोस टू? ठीक है, सो लिखो डेबिट साइड। डोंट लीव एनी लाइन। प्लीज थोड़े टाइम के लिए अपने भूख को कंट्रोल करो। चलो कैरेज इनवर्स का फिगर बताओ। 1000 हाँ नाउ कैन यू सजेस्ट विच कॉलम? आउटर कॉलम इनर अच्छा अंदर रख के क्या करोगे आप? क्या मैं तो एक्सपेंस है ना प्लस नहीं ऐसा नहीं होता है, वो अलग अलग है। अलग अलग लिखने का ऐसा आप सब डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करके नहीं लिख सकते हो। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज इन आवर बुक्स देयर आर टू सेपरेट लेजर अकाउंट्स। कैरेज इनवर्ड इज अ सेपरेट लेजर अकाउंट, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ सेपरेट लेजर अकाउंट। तो आप दोनों को ऐड करके ऐसा नहीं दिखा सकते हो। सो अभी क्या करेंगे हम लोग? कैरेज इनवर्ड को किधर लिखें? आउटर कॉलम 1,800। सर आउटर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या क्या? आउटर अदर डायरेक्ट सॉरी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में इंपोर्ट ड्यूटी, फ्री इंपोर्ट ड्यूटी रहेगा, कस्टम ड्यूटी रहेगा। वो लोग ने ऐसा समरी करके दे दिया। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस लोडिंग अनलोडिंग रहेगा, गुड्स रहेगा। कभी गुड्स आया रहेगा तो मुझे लोडिंग अनलोडिंग तो हर टाइम रहेगा। गुड्स मैं थोड़ी खुद उठाएगा। आजकल सब लोग को लोडिंग अनलोडिंग तो करवाना ही पड़ता है। टेम्पो में से नीचे उतारा, मेरे गोडाउन में रखा, ऐसे सब तो अनलोडिंग लोडिंग रहेगा। चलो नेक्स्ट वन, इज देयर एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस? यस। वो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड ऑफ कोर्स। टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंस टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो अगर ये ऐसा जाता है आपका, दो लाइन में जाता है, देखो यहाँ पे अगर ये दो लाइन में जाता है ना, तो अमाउंट कौन से कॉलम, सॉरी कौन से लाइन में लिखने? सेकंड लाइन में लिखने का। कौन से कॉलम में लिखने का? आउटर कॉलम में। कितना है? 6,200। दैट इज करेक्ट। इज देयर एनीथिंग विच विल कम ऑन डेबिट साइड? एनीथिंग एल्स? नो। तो चलो भी क्रेडिट साइड भरते हैं। पहला क्या आएगा क्रेडिट साइड पे? करेक्ट। सो राइट डाउन फर्स्ट लाइन। तो ये भी आउटर कॉलम में कैन यू सजेस्ट इनर कॉलम में वाई सेल्स? कोई बताएगा इनर कॉलम में लिखने का कि आउटर कॉलम में? क्यों इनर कॉलम में?
करेक्ट, लेकिन आप वही लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न लिखा है? नहीं, क्या लिखा है? करेक्ट, सो सेल्स इनर कॉलम में लिखो 95,000 माइनस ओके, हाउ मच इज रिटर्न इनवर्ड? 5,000। 5,000 को ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग। $95,000 minus 5,000, same line, 90,000. Is there anything else which will come in trading account? Not closing stock. Closing stock. Which side? Credit side. हाँ, क्या बोलना था आपको? I still have a doubt why, like, how to decide, like, इधर में लिखना क्या होता है? कौन सा? Amount. देखो, अगर किसी में कुछ ऐड लेस करना रहेगा ना, आई विल मेक अ सिंपल रूल, किसी में ऐड लेस कुछ करना रहेगा तो इनर में लिखने का, अदरवाइज आउटर कॉलम में लिख। तो ओवर द पीरियड, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, नो सेकंड थर्ड एग्जांपल आप लोग ही डिसाइड करोगे, सो जस्ट गिव टाइम, सम टाइम। ओके, कोई बता सकता है नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के? क्रेडिट साइड पे आएगा कि डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। हाँ, फिर ऐसा कुछ रहता है कि मतलब दोनों किसी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस के इधर बाजू में लिखने का क्लोजिंग स्टॉक ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? चलो, अभी हम लोग ने सबने, पर क्लोजिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में दिया होगा। यस ऑफ कोर्स। पर डेबिट फर्स्ट यू स्टार्ट टोटलिंग लास्ट लाइन में, मतलब एक लाइन छोड़ के लास्ट लाइन से लिसन टू माई स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। जनरली क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा साइड ज्यादा होगा? डेबिट साइड। अरे सोच के तो आंसर दो। नहीं नहीं, क्रेडिट इनकम। कौन सा साइड ज्यादा होगा? क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। किया ना। इनकम ज्यादा होता है कि एक्सपेंस ज्यादा होता है? इनकम। इनकम, आई होप नॉर्मली। हाँ चलो बोलो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, 90,000 प्लस 22,000 कितना होता है? 1,12,000। ये टोटल आप दोनों साइड पे लिखोगे। अभी पहले मैथमेटिक्स, बाद में अकाउंट्स। ये 1,12,000 में से आप ये सबको क्या करोगे? डेबिट साइड का जो अमाउंट है ना 30,000 60,000 माइनस करोगे, तो पहले वो माइनस करो। $14,000 नहीं आएगा। कैसे? 98,000 है ना टोटल। किसका? ये जो है ना 98,000 है। ओके, सो 98, 1,12,000 माइनस 98 इज 14 के 24, 14,000। ठीक है, दैट 14,000 इज कॉल्ड एज विच प्रॉफिट? तो 14,000 के सामने हम क्या लिखेंगे? कैरेट डाउन के लिखा है क्योंकि इसके नीचे कौन सा अकाउंट बनेगा? हाँ, तो उसके अंदर हम प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को लेके जाएंगे। पहले तुम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पे फोकस करो। ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, क्योंकि हमेशा पहले हमको फाइनल अकाउंट्स के सामने पहला अकाउंट कौन सा बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग, बाद में बनेगा पीएनएल, बाद में बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टैली हो जाती है। हमारा तो हो गई, फिर आपका बाकी लोग का पता नहीं। ओके चलो, इसके नीचे ये भाई I want to calculate two things using formula. What are the two things I want to calculate using formula? First, I want to calculate cost of goods sold. चलो, let us recollect formula for cost of goods sold. See, there are certain colleges, जैसे मैंने बोला पोदार है, एनएम है, ये लोग सब cost of goods sold पूछते हैं formula. In fact, वो लोग थियरी में पूछते हैं, या they will ask you in objectives. तो लिखो, इसके नीचे तुमको जगह दिया हुआ है, देखो। हाँ, तो जगह यूज करो। कितना लाइंस है उसको फिट करना है हमको,
तो डोंट लीव एनी लाइंस. प्लस इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अंडरलाइन दैट, और रादर डोंट अंडरलाइन. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉन्सेंट्रेशन अभी एक सम में तो फुल फॉर्म लिखो. अच्छा फुल फॉर्म ऑफ कोर्स. करिए फिर हर इसमें लिखना पड़ेगा. नो, नहीं. इसमें पूछा उसमें लिखूंगा. तुम ऐसे भी लिख सकते हैं. हाँ, नहीं, खाली अकाउंट बनाने. ये सब सर्टन कॉलेजेस हैं जो इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं, वो लोग सब पूछते हैं. एंड इट इज नॉट बैड टू नो दिस ऑल नॉलेज यू शुड हैव कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेट्रा. चलो, ओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ है. स्टार्ट विद विच स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक. देखो ऐसा लिख सकते हो जगह बचाने के लिए. नहीं है तो नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस व्हाट. परचेजेस. वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस व्हाट. क्यों कैरेज इनवर्ड भी तो आएगा. हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस होता है. माइनस. देख रहा समझ ला ऑप्शन ये आपकी डायरेक्ट निवास. ओहो नाउ आई वांट टू सब्स्टिट्यूट. टेल मी ओपनिंग स्टॉक अमाउंट. क्या 30,000. 30,000. ओके, परचेज इसका अमाउंट. 60. अच्छा, परचेज कौन सा लेने का अभी. 16 मतलब माइनस करने के बाद. माइनस करने के बाद तो यहाँ पे ना परचेज इसके ब्रैकेट में आप लोग लिखो नेट. व्हेन आई से नेट मतलब क्या. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग परचेज रिटर्न, दैट इज कॉल्ड एज नेट परचेजेस. चलो, माइनस करने के बाद. हाँ, नया कितना है नेट परचेजेस. 60,000 प्लस अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दोनों का टोटल लिख सकते हो या फिर टोटल. दोनों आप अलग अलग लिखो सो दैट आपको पता चलेगा. नहीं तो पता नहीं चलेगा 8,000 कहां से आया. 22,000 माइनस करो. 30,000 प्लस 60, 90 प्लस 98, 98 माइनस 22. एनीबडी बी फास्ट. क्या अरे ये सब माइनस करके बोलो कितना था. 76. 70. तो 76,000 को हम लोग ने एक नाम दिया है. 76,000 इज कॉल्ड एज व्हाट. कॉस्ट ऑफ Goods. गुड्स सोल्ड. 76,000 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो ग्रॉस प्रॉफिट. Sales minus चलो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाओ. sales में 90,000 आया ना. हाँ, तो सेल्स में भी कौन सा सेल्स लेने का. नेट. नेट. वो भी ब्रैकेट में लिखो. डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा अबाउट लिटरली दोनों का लिखा है. हाँ, ऑफ कोर्स. 14,000 for sure. Of course, our answer has to be how much? 14,000. So simple language में दो तरीका है. ये आपको फ्यूचर में काम आएगा. फ्यूचर में when you go further in this subject, other subjects, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे फाइंड आउट करना है. सेकंड वे ऑफ फाइंडिंग आउट ग्रॉस प्रॉफिट इज प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. सो दिस इज मे बी वन मोर टाइम वी विल डू इट. बट 11th स्टैंडर्ड में आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है. यू डोंट हैव टू राइट इट लाइक दिस. दिस इज फॉर थियरी जो सर्टन कॉलेजेस में वो लोग पूछते ही हैं. चलो लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल. उसके बाद वी विल टेक स्मॉल ब्रेक. नहीं, अभी चाहिए. तुम्हारा इडली वाला आ गया रहेगा क्या. अरे पूछ रहा हूँ मैं. वो तो 7:30 बजे है. तो ठीक है, तो फिर अभी ले लो. क्या और 9 बज गया. 8:50. अरे ये सिर्फ 50 मिनट पढ़ के तेरे को ब्रेक चाहिए. अबे नींद आ रही है. एक सम करेंगे फिर ब्रेक. As you already know, we are only focusing on preparing only one account, that is nothing but trading.
So from the following information, we are doing example 2. From the following information, prepare a trading account for the year ended 31st March 2022. So now obviously as compared to example number 1, हम लोग को बहुत सारा नए आइटम्स दिए रहेंगे या डिफरेंट थिंग्स दे विल बी गिविंग. सो एज यू कैन सी एग्जाम्पल नंबर 1 में बेसिक आइटम्स दिया था. नाउ यू विल हैव मोर एंड मोर आइटम्स कमिंग इन. सो उसकी वजह से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अभी जो एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा और मे बी क्या नहीं आएगा. सो राइट नाउ cash purchases 1,50,000, credit purchases 9 lakh. What is cash purchases? Goods purchased on cash. मतलब हम लोग ने immediate payment कर दिया है. Okay. What is credit purchases? We have purchased goods on credit. Okay. Returns inward. Returns inward is which returns? Sales return. Cash sale, credit sale. So very similarly, we have cash sales and we have credit sales. Then we have returns outward. What is returns outward? Purchase return. Purchase return. Correct. So let us proceed further. Next one is freight inward. What is freight inward? Direct. Is it direct expense? Yeah. Why it is direct expense? Inward at the time. Incurred at the time of purchase of goods. That is the correct answer. Carriage inward. Is it a direct expense? Yes. So now the most important point is wages and salaries. Wages and salaries 4,000. तो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो 4,000 है वो वेजेस है कि सैलरीज है? दोनों है. कैन वी डिवाइड दिस कि 4,000 में वेजेस कितना ने सैलरीज कितना? हाँ. कितना बताओ, कैसे पता चला आपको? हाँ वो डिवाइड बाय तो मेरे को पता है, कैसे कैलकुलेट क्या नहीं पूछ रहा हूँ, आपको पता कैसे चल? डिवाइड बाय 2 ही है, ऐसा अलग अलग भी तो हो सकता है. हाँ 1,000 1,000 नहीं, वाई 3,000 1,000 नहीं, वाई 1,000 3,000 नहीं, तो वही तो वाई 2,500 ने 1,500 नहीं? डिवाइड नहीं कर सकते. तो वही मैं पूछ रहा था कि क्या वेजेस एंड सैलरीज को हम वेजेस और सैलरीज में 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. और करने का कोशिश भी मत करना जैसे अभी तुमने किया है. ये लोग जानबूझ करके आपको बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज. तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये था जिसका आंसर है. इसको बोलना फॉर्मेट बाद में बनाए. देख मैं ना एआरबी का टीचर नहीं है, ठीक है? एआरबी में फोकस इज ऑन फॉर्मेट, ये सब. एक ही इधर एआरबी है, उसको बेचारे को फाइनल अकाउंट समझेगा तब तक फाइनल अकाउंट चैप्टर खत्म हो जाएगा. उसको बेसिक क्या है 11th में अपने को पासिंग मार्क चाहिए. अपना ऑब्जेक्टिव अलग रहता है लाइफ में. हाँ मतलब योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट डूइंग सीए ना मैम, आई होप आई एम श्योर. हाँ तो बेसिक हम लोग सिखा. एग्जाम में बीआरएस रेक्टिफिकेशन पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर बोल रहे हैं अभी. क्या बेकार फॉर्मेट बने. अरे सीरियसली बट फॉर्मेट के बाद कम आउट ऑफ कंप्लेनिंग इन लाइफ, तो ही आपको लाइफ ब्यूटीफुल दिखेगा. आपको सब चीज में कंप्लेंट दिख रहा है तो बहुत देख लिया. सर बहुत कुछ देखना भी चाहिए. तो अच्छा है ना, यू हैव गुड मेमोरीज. तो फिर क्या के लिए ये ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है? तो यू शुड सी पॉजिटिव साइड. बीआरएस और रेक्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कितना सिंपल हो गया मालूम है? ठीक है चलो ओके. आई वांट टू कंप्लीट 1 and 3 बाद में, नहीं तो फिर 11 बजेगा. खाली 20 मार्क होना है. पोदार में भी मुझे पास होना है. 70 में से अब तक खाली 20 मार्क हुआ है. अरे पोदार में पास नहीं होना है तुझे, फाउंडेशन पास होना है. क्या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव? फाउंडेशन के लिए पढ़, तो फाउंडेशन के लिए पढ़ेगी तो 11th पास हो जाए. अब क्या हुआ? चलो चलो. वेजेस एंड सैलरीज पे डिस्कशन चल रहा था. यस. वेजेस एंड सैलरीज पॉइंट नंबर 1, इसको आप बाइफरकेट नहीं कर सकते. कर नहीं सकते. दैट इज अवर कंक्लूजन नंबर 1. नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? Wages is which expense and salaries is which expense? Direct and indirect. Direct. This is direct expense and salaries is Indirect. indirect expense. Yes sir. कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? Direct. वेजेस. बट कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा? सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा. अब हम इसको ब्रेक तो कर नहीं सकते. तो महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड
एंड 12th स्टैंडर्ड, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में भी आप, मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट पास करूं, यू आर ऑलरेडी इन 12th स्टैंडर्ड, ये समझ लो। क्योंकि ये जो फाइनल अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो ना, अगर मैंने ही 12th स्टैंडर्ड में आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है, तो ये सब जो अदर स्टूडेंट्स है उसके लिए रिपीट होगा, पर तुमको ऑलरेडी अभी से ही बता रहा हूँ। आप समझ लो कि यही चीज आप 12th स्टैंडर्ड के लिए भी कर रहे हो। कुछ नया नहीं है 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट्स में, एक्सेप्ट 1 or 2 पॉइंट्स विच आर डिफरेंट, बट राइट नाउ ट्रेडिंग अकाउंट में तो कुछ भी नया नहीं है। सो व्हेन आई से वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस इज डायरेक्ट एक्सपेंस बट सैलरीज इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्वेश्चन ये है कि अब वेजेस एंड सैलरीज साथ में दिया, तो इसका आंसर इज वेरी फनी। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक के हिसाब से पहला वर्ड को देखने का, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, वेजेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में है। ऐसा ही चलते आ रहा है जब से हम लोग स्टूडेंट थे, और उसके भी पहले से चलते आ रहा है। तो ये प्रथा आज तक चलते आ रहा है, इसको प्रथा को चेंज करने का कोशिश भी मत करना। पहला वर्ड कौन सा है, वेजेस, मतलब कौन से अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, सैलरीज एंड वेजेस, सब तेरा क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी, इस क्वेश्चन भी है, उसका आंसर भी तू ही दे। सैलरीज एंड वेजेस दिया रहेगा तो पहला वर्ड कौन सा है, सैलरीज, तो वो इनडायरेक्ट हो गया, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं है। तो हमेशा पहला वर्ड देखने का, तो यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा है, वेजेस, तो वेजेस एंड सैलरीज कौन से अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। एंड इन फाउंडेशन जनरली दे विल गिव यू ब्रेकअप ऑफ वेजेस एंड दे विल गिव यू सैलरीज। मतलब अभी तक तो मैंने रेयरली ऐसा क्वेश्चन देखा है फाउंडेशन में जिसमें ऐसा वेजेस एंड सैलरीज कंबाइन करके दिया हुआ। बट सीए वर्क्स ऑन अजम्पशन, आपको अजम्पशन क्लियरली लिख के आना है कि भाई हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। बट 11th 12th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं चलता है, इट इज अनसेड रूल। मतलब समझ लो ये सब कॉलेज ये फॉलो करता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक ये फॉलो करता है, सब लोग यही फॉलो कर रहे हैं और बहुत सालों से ये फॉलो करते हैं। इट इज एन कन्वेंशन, मतलब ये प्रथा बन गया है कि वेजेस एंड सैलरीज दिया रहेगा या सैलरीज एंड वेजेस। तो हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, फर्स्ट वर्ड पे जाएंगे, दैट इज वेजेस। सो एनीवेज लेट अस कंक्लूड, वेजेस एंड सैलरीज विल कम इन विच अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ओपनिंग स्टॉक। अभी ना आपको मेरे को साइड बताना है कि कौन से साइड पे आएगा। एक ही तो अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। सो लेट अस स्टार्ट विद परचेजेस। अब ये कैश परचेस रहेगा या क्रेडिट परचेस रहेगा, इट विल कम ऑन ट्रेडिंग अकाउंट विद साइड, डेबिट साइड। चलो नेक्स्ट वन, रिटर्न्स इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है। ओके, इफेक्ट बोलो क्या करने का उसके, पर क्या करने का, किस में से माइनर, तो ये पूरा बोलना चाहिए एड्रेस के साथ। ओके, नेक्स्ट बोलो, कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट वन इज रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेज रिटर्न। परचेज में से लेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, वेजेस एंड सैलरी, तीनों कौन सा एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट, कौन सा अकाउंट विच साइड, डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एंड ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नाउ देयर इज वन न्यू डिस्कशन रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, वो हम बाद में करेंगे। बट राइट नाउ, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा वो हमको पता है, क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। चलो, अभी इसका ऑब्वियसली तुमको फॉर्मेट नहीं दिया तो ये तुम्हारी नोटबुक में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कम टू योर नोटबुक, नोटबुक में देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है एज इट इज सेम फॉर्मेट बनाओ, डेबिट क्रेडिट, बीच में हेडिंग भी सेम। अच्छा, मेरे हिसाब से तो अकाउंट का भी फुल फॉर्म लिखना चाहिए, डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट। अकाउंट का फुल फॉर्म लिखो तो फुल मार्क्स मिलेगा। हाँ बोलो, कौन सा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है पहले हम एग्जाम्पल 2 करते हैं। अच्छा, पहले क्या फॉर्मेट पे ध्यान दो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंडेड बाय 31st मार्च। वाई नहीं आएगा, भाई किससे आता है? सर हमारे से अपने पास। पॉसिबल ही नहीं। सर मैं आपको गूगल पे बताऊं। बता, ये 7 मैंने लिखा है, मैं सभी लिखवाया है। ट्रेडिंग अकाउंट
सेम 31/3/22 लिखना है कि 31st मार्च डिपेंड्स अभी क्वेश्चन में जो दिया है वो। यू कैन राइट 31/3 Wait, क्या? लिखना ऊपर काम कर गया है। चलो इज द फॉर्मेट रेडी ठीक है। ओ मेरे पास सर उधर ही नीचे ना स्केल है। अरे वो सर को थोड़ी दिखेगा सर ये फिक्स है, ये वाला भी हाँ, ये स्केल है, लैपटॉप मेरी है नहीं है नॉट साइड स्केल में प्रॉब्लम है इसमें हो नहीं रहा थैंक यू चलो लेट अस स्टार्ट विद ट्रेडिंग अकाउंट कैन यू टेल मी भाई हैंडराइटिंग अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे बोलो टू ओपनिंग टू ओपनिंग स्टॉक सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक एंड में दिया आप नहीं तो भी पहले ही लिखने का फॉर्मेट हो गया ये क्वेश्चन अमाउंट लास्ट वाले कॉलम ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है बोलो 1 लाख का 10,000 बोलो कौन से कॉलम में लिखने का आउटर कॉल आउटर कॉलम में आई होप नाउ यू विल बी एबल टू डिसाइड के कौन से कॉलम में लिखना है यस यदि यार मैं रिक्वेस्ट करके कर लिया आप लोगों को यस हाँ भाई मैंने मेरे पर चलो ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखने का अभी नाउ देयर इज समथिंग न्यू प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू नॉट एनीथिंग कॉन्सेप्चुअली न्यू तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखने का बोलो परचेसेस टू परचेजेस तो इसमें कैश और क्रेडिट ऐड करके लिखो हाँ वही बोल रहा हूँ इसके लिए ध्यान से देखो टू परचेजेस उसको अंडरलाइन करो बोलो नेक्स्ट टाइम क्या लिखोगे कैश कैश नेक्स्ट टाइम क्या लिखोगे क्रेडिट अमाउंट कौन से कॉलम में लिखने का अमाउंट इनर इनर कॉलम में लिखो कैश के सामने 1,03,000 करेक्ट 1 लाख इनर नहीं है ना हाँ फिर क्रेडिट परचेज 9 लाख कैश परचेज 1 पेन से अंडरलाइन करना ये मेंशंस इससे भी करो क्या Akshita, there are better questions to ask. काय विचारते बाबा दो लाइन कर दो ना वो पूछ सकते हो 2 लाइन करो कि 1 लाइन करो नहीं ऐसा था हमारे पेन से बोर्ड्स में ना इसमें ऐसा ही था कोई कोई पेपर में तुम लोग को पेन से अंडरलाइन करना है पेन से बहुत Please grow up. याद रख के आया था मैंने तेरे वाले पेंसिल है हाँ तो हिस्ट्री में पेन से करने का पेंसिल से क्या तो मार्क्स नहीं यार
फिर मैथ्स में कोई बोलता है पेन से करो, कोई बोलता है पेंसिल करो। अबे मैं पाप करती ही नहीं भाई, पाप किए दूल्हे ही निकले। गंगा भी बोल दी भाई, ये नहीं होएगा मुझसे। करना हाँ तो भाई और मेरा कौन सा है? अभी पंडिता इनका क्या चलो कैश परचेस कितना है? कैश परचेस कामा 1,50,000 9 लाख क्रेडिट वाला। सर अभी एक डाउट है, डाउट है यार तो। एक मिनट अभी नहीं, एक मिनट लेट मी फिनिश। हाँ ठीक है चलो करो। अभी परचेज रिटर्न को माइनस करना है। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ बाद में डाउट पूछ लेना। पहले मेरे को ना 1,50,000 प्लस 9 लाख का टोटल बोलो कितना होता है? 10 लाख 10,50,000। अब इसको है ना आउटर कॉलम में नहीं लेके जाएंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे। इसी कॉलम में। कैन यू टेल मी व्हाट इज 10,50,000 लॉजिकली? 10 टोटल परचेज कैन बी से टोटल परचेज हमने 10,50,000 का किया है। हाँ। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको सेम इनर कॉलम में क्यों रखा है? करेक्ट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट व्हाट? परचेस रिटर्न। जी क्या लिखा है वो लोग ने? रिटर्न्स आउटवर्ड। तो तुम लोग भी वही लिखो, माइनस जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिख सकते हैं, और किसी तरह नहीं लिख सकते। नहीं, मतलब आप माइनस है हाँ वो लिख सकते हैं। अरे मेरे कॉलेज में ना 4-10 अब ये माइनस करने के बाद क्या करने का? राइट माइनस करो, राइट साइड में लिखो। आउटर कॉलम राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं होता इसमें। आउटर आउटर कॉलम इनर कॉलम अकाउंटिंग लैंग्वेज बोलेंगे हम लोग। कम ऑन लिखता दो। अरे वापस मार देंगे। और मेरे को जाना, मेरे को तो आने नहीं था। मेरे को भी ऐसे पढ़ाई करके कुछ भी कर रही होती अभी क्या मुद्दा है, अभी टिकट ही नहीं है। हाँ बस कसम से अभी फ्लाइट में नहीं है, फ्लाइट में नहीं है। पागल है क्या सब जो भी कितनी भेज देना जबकि बापू का भी ये हो रही है टिकट क्या नहीं कितनी महंगे आ रहे मालूम है? दिल्ली से 34, दिल्ली से लंदन 16 की है मालूम है? मैं देखी तो बोला। तुझे एयरलाइन बिजनेस चालू करना है तो उसका फाइनल अकाउंट्स मैं तेरे को डायरेक्टली सिखाऊं। चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या दिया है? पहले क्या आएगा बोलो? डायरेक्ट फ्रेट फ्रेट इनवर्ड, तो लिखो टू फ्रेट इनवर्ड। Freight inwards amount is 3,000. Anybody which column? आउटर चलो नेक्स्ट। ये रॉन्ग एक्सप्लेन, कौन बोला गुड्स अंदर आ? अरे एक्सपेंस है वो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ जी इनवर्ड्स पूछा तो मैंने बोला वो किस इनवर्ड का है। अरे अरे इनवर्ड्स इसके लिए लिख रहे हैं बिकॉज इट इज एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। इफ इट इज एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ सेल देन इट इज आउटवर्ड, वो आउटवर्ड इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना है? की डिमांड है वो बोला है सुबह सुबह टेक्स्ट मैसेज हम लोग को नहीं आता है भाई। इधर इधर सुबह सुबह गाली खा के उठना पड़ता है, ये उठ क्लास जाते हैं। तो भी तुमने उठ पाई अरे मैं उठती नहीं ना, ज्यादा नखरा करके ना मम्मी उठाती नहीं बाकी मालूम है। बहुत ही प्रीतेश सर चलो नेक्स्ट वन, टू वेजेस एंड सैलरी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वेजेस एंड सैलरीज, ये इंपॉर्टेंट वाला है। कितना अमाउंट? 4,000। कोई नहीं
ये वो जो लास्ट में दो लड़के नहीं, वो लास्ट में दो लड़की लोग बैठे हैं ना, उनका फाइनल अकाउंट हो चुका है। उनका पेशेंस लेवल देखो, 6 लोग मेरे को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और तुमको ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, वो बेचारे बोल नहीं रहे हैं। हाँ सर, अब इसमें भी 2 से बाय सेल्स लिखेंगे ना? ऑफ कोर्स चलो चलो चलो। हाँ चलो बाय सेल्स कैश लिखोगे क्रेडिट लिखोगे? दोनों लिख रहा है ना? अंडरलाइन पेंसिल से अंडरलाइन करो। मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं तो यहाँ से लाइन बना। अरे फॉर्मेट है ना, अच्छा लगने में क्या है? नहीं ऐसा नहीं, फॉर्मेट में इतना कर सकता है। ऊपर का एक लाइन जोड़ सकते क्या? कौन सा एक लाइन? लाइन छोड़ा है, किसी अच्छा नहीं बोला है सर, मैं पहले ही ना बोला भाई। मैंने भी छोड़ लिया था। पहले भी नहीं छोड़ा, ना मैं देखता नहीं। आपको भी मालूम है, मैं देखता नहीं है मेरा। पेपर में तो देखेगा ना। कोई नहीं देखता भाई। चलो कैश सेल्स कितना है? 120 पेपर खराब करने हैं उसको। 1,60,000। क्रेडिट सेल्स वेरी सिमिलर प्रेजेंटेशन जो हम लोग ने परचेस में किया है। सर लेस पापा का बैंक बता। पहले तो है ना। 1,60,000 plus 11 lakh 12 lakh सर ये 60,000। हाँ। इसको हम लोग सेम इनर कॉलम में ही रखेंगे। वाई वी आर गोइंग टू कीप इट इन द इनर कॉलम? ये अभी लेस करना बिकॉज है ना? इसमें से हम लोग क्या माइनस करने वाले हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न्स, करेक्ट? या रिटर्न्स आउटवर्ड, व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्लीज राइट दैट। रिटर्न आउटवर्ड ना, नहीं रिटर्न्स इनवर्ड सर। लेस रिटर्न्स इनवर्ड। सर इसमें तो थोड़ा पैसा नहीं है। मैं अब तक जितना जर्नल के अगर उत्साह 50% 20% में मिल गया। बुक से देख तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी मैंने जर्नल पूरा अटेंड किया भाई मैंने। जर्नल ही किया है। उसमें भी बैकग्राउंड नहीं, अबे मैंने लेक्चर के तो पीछे बैठना पड़ेगा। अबे मैंने लेक्चर बाद आई है। अबे मैंने लेक्चर में अटेंड किया है। नहीं मैं पर आपका पर आज भी आए। अब तो आना पड़ेगा रोज रोज। 12,60,000 minus 20,000, जो भी सब्ट्रैक्ट करके फिगर आएगा that will be taken to which column? Outer column, correct. So write down 12 lakh 40,000. Okay, now stop writing. तुम लोग सबको है ना 4 अलग अलग कॉर्नर पे बिठा देगा। निकाल दो। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, चारों जन को अलग अलग कॉर्नर पे नींबू काट के 4 अलग दिशा में फेंकते हैं। हाँ, तुम ही 4 हो, ये तो आवाज नहीं कर रही है। एटलीस्ट जोर से आवाज तो नहीं कर रही है। ये ना मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ, ये जब रिकॉर्डिंग होके आएगा ना तब देखना, तुमको खुद को इरिटेट होगा, क्या पका रहे थे हम लोग बीच में। ये लिखे प्लीज अभी देखो कौन था। चलो नाउ हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक। देयर इज ओनली वन पॉइंट ट्रेडिंग अकाउंट में। लुक एट द इंफॉर्मेशन, गिव आंसर टू माय क्वेश्चन। इज क्लोजिंग स्टॉक गिवन? यस। पहले सेकंड क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक विल कम ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। पहले लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, प्लीज कोई अमाउंट नहीं लिखेगा। एक लाइन छोड़े ना। यस। आफ्टर राइटिंग क्लोजिंग स्टॉक स्टॉप राइटिंग। ये बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के रुक जाओ। व्हाट इज न्यू पॉइंट गिवन इन द क्वेश्चन? रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्यों 84,000 नहीं दिख रहा है? 84,000 और ब्रैकेट में लिखा है इट्स मार्केट वैल्यू इज 1 लाख। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज 84,000? अरे इट इज विच वैल्यू, वो पूछ रहा हूँ मैं। क्लोजिंग स्टॉक है वो मुझे भी पता है। फेस वैल्यू। हाँ फेस बेटा।
face value. गलत है। एक इंट्रिंसिक वैल्यू, तुझे पता है इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है? हाँ तो बोल क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू? इंटरेस्टेड इन नो। Second chapter now. Cost. प्लीज पहले जो आता है वो पढ़ो। देखो मैं ना नॉर्मली सुबह को एक चाय पीता हूँ, जब वो मैं खुद मेरे हाथ से बनाता हूँ सुबह, क्योंकि सुबह को कोई नहीं उठता है मेरे लिए। फिर मैं ना ब्रेक में एक पीता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे को 2 पीना पड़ा। अब छूटने के बाद मुझे और एक नहीं पीना है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है मेरे को। हाँ तो मेरे को सर पकड़ जाएगा मेरा। चाय नहीं पीना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। पर तुम्हारी वजह से हमको पीना पड़ता है। नहीं ऐसा थोड़ी रहता है। इन दोनों को बाहर है ना, नेक्स्ट लेक्चर से अकाउंट में दूसरे किसी को भेज देगा। नहीं कलर फिर हम आपके घर है हमारे पास। हम आपके घर इधर जो उस दिन फर्स्ट लेक्चर के दिन इधर खड़े थे ना, उसमें से 2-3 जन अकाउंट्स वाले, उसको मैं भेज दूंगा। ओके नाउ सी यार, ये जो 84,000 दिया हुआ है, दिस 84,000 is called as which price? cost of goods. This is which price? Cost of goods. What is meaning of cost price? सिंपल है, मैंने इसको इतने में खरीदा है। अब क्लोजिंग स्टॉक में ना आपको 2 प्राइस दिया रहेगा, वन इज विच प्राइस Cost price. एंड दूसरा इज। Second. सो दिस इज फर्स्ट टाइम कि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस भी दिया है और मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, या वी कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कॉस्ट प्राइस। एंड दूसरा आपको क्या दिया है, मार्केट वैल्यू। ये क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस कितना है 84. एंड मार्केट वैल्यू कितना है 1 lakh. 1 लाख। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट प्राइस? समबडी राइटली सेड के इतने में मैंने उसको खरीदा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केट वैल्यू 1 लाख? तो फिर Selling price. मतलब आज अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को बेचूं मार्केट में तो मुझे कितना मिलेगा? व्हाट इज डिफरेंस? 16,000. So can you define what is that 16,000? No. Correct. What is 16,000? now मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। What is closing stock? Goods which are unsold. Goods which are Unsold. जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 84. 84,000, जिसका मार्केट वैल्यू कितना है 1 lakh. 1 लाख, बरोबर है। डिफरेंस आप लोग ने कैलकुलेट किया 16,000, बरोबर है। नाउ लिसन केयरफुली, ये 16,000 का प्रॉफिट मैंने कमाया है कि मैंने नहीं कमाया? नहीं क्यों नहीं कमाया है? सिर्फ मार्केट वैल्यू दिया है. बेचा थोड़ी आप। करेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। मैंने ये गुड्स को अभी तक बेचा नहीं है. नहीं है। आई हैव नॉट येट सोल्ड दीज गुड्स, दैट इज वाई ये 16,000 का जो प्रॉफिट है, ये 16,000 का प्रॉफिट आई हैव अर्नड और नॉट येट अर्नड, Not yet. not yet earned. So can you tell me this 16,000 is actual profit or is this estimated or anticipated profit? And Anticipated मतलब इसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू आज 1 लाख है, अगर मैं इसको 1 लाख में बेचता हूं तो मुझे 16,000 का प्रॉफिट होगा। मुझे 16,000 का प्रॉफिट हुआ नहीं है। This 16,000 is actual profit or is it anticipated profit? anticipate. Anticipated profit, बरोबर है। This is point number 1. Now question ये है कि क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे मैं किस पे रिकॉर्ड करूं? Should I record closing stock at 84,000 or should I record closing stock at 1 lakh? That is the decision that I have to take. 84. Why 84 and not why not 1 lakh? सर हम लोग एक मिनट, लेट अस लेट सर हम लोग मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जितना का अमाउंट है, जितना हम लोगों ने एक्सपेंड किया वही हम क्लोजिंग. I understand your feeling, but still I'm not able to give me the correct answer. मैं 84 पे क्यों रिकॉर्ड करूं? सर क्योंकि भी वो तो मैं आज नहीं तो कल बेचूंगा नहीं। एक मिनट अभी नहीं बेचा तो अभी के हिसाब से लिख। अगेन दिस इज फीलिंग। हाँ सर वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, तो जितने पे हमने लिया तो फिर उसी के कॉस्ट के बेसिस पे फाइंड आउट. मुझे नहीं समझा। हाँ तू बोल रहा था।
ऐसा नहीं है, so वो क्लोजिंग स्टॉक पे काउंट होगा, तो उसके लिए अब तक क्लोजिंग स्टॉक पे काउंट का तो 84 ये भी फीलिंग था। नहीं समझा। समझा मुझे बट चलो इनको पूछते हैं, जिनको आता है उनको पूछते हैं। और बोलो 84 पे क्यों आप 84 बोल रहे हो कि 1 लाख बोल रहे हो? एक मिनट प्लीज। हाँ 84,000 वाई? बिकॉज ये सोल्ड नहीं किया ओके और मार्केट वैल्यू 1 लाख है, तो हम लोग एस्टिमेशन ले रहे कि 1 लाख पे हम बेचेंगे, अभी हाँ। बेचा नहीं है, हाँ उससे कम में भी बेच सकते हैं ना। आज तो मेरे को पता है ना मार्केट वैल्यू 1 लाख है, तो 16,000 का प्रॉफिट है। वो कमाया थोड़ी अभी सर एक तो बराबर बोल रहे हैं आप। नहीं, उसका रीजन पता होना चाहिए। We have not yet sold. I understand you have not yet sold. Okay, that 16,000 का प्रॉफिट is earned के not yet earned. हाँ, तो अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ा चुका हूं पास्ट में, इट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म? पुरानी हम लोग लाइफ में भी है ना कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब क्या? पुरानी सोच में नो अरे मैं इधर आर्ट्स में साइकोलॉजी थोड़ी पढ़ रहा हूँ कि पुरानी ह्यूमन नेचर। अरे कंजर्वेटिज्म मतलब क्या? Okay, I will put it in accounting long language and then we will connect it here. Conservatism क्या बोलता है? Do not anticipate future profits, but anticipate future losses. I repeat my statement. Do not anticipate future प्रॉफिट profits, but anticipate future. लॉसेस Okay, now see carefully मैं क्या कर रहा हूं. Don't write anything. Suppose मैं यहाँ पे 1 लाख लिखता हूं. Suppose मैंने यहाँ पे 1 लाख लिखा. 1 लाख मैंने कौन से साइड पे लिखा है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्रेडिट क्रेडिट साइड पे है। डू यू एग्री ये 1 लाख के अंदर 16,000 का प्रॉफिट है? हाँ बरोबर है। ये 16,000 का प्रॉफिट है, इसको जब मैं टोटल करूंगा ना तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। डू यू एग्री विद दिस? वो 16,000 ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाएगा। हाँ बरोबर है, ये ग्रॉस प्रॉफिट में 16,000 आ जाएगा। सी अल्टीमेटली ये प्रॉफिट है। वी आर टॉकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटर। मैं ओनर हूं ये बिजनेस का, मैं क्या देखूंगा? ओके ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, ये प्रॉफिट आगे जाके नेट प्रॉफिट बनेगा। ध्यान से सुनो, ये प्रॉफिट आगे जाके कौन सा प्रॉफिट बनेगा? नेट प्रॉफिट बनेगा। और नेट प्रॉफिट किसका? अगर ये मेरा बिजनेस है तो नेट प्रॉफिट किसका? प्रोपराइटर का। प्रोपराइटर का ये प्रॉफिट किसका? सपोज आगे जाके मेरे को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट मैं लेके जाऊंगा। हाँ अच्छा ये प्रॉफिट के अंदर 16,000 है, हाँ कल मैं ये प्रॉफिट विड्रॉ कर लूंगा बिजनेस में से, विड्रॉ करके मैं तो खा जाऊंगा। बट ये प्रॉफिट 16,000 मैंने कमाया है कि नहीं कमाया है? नहीं इज दिस प्रॉफिट अर्न्ड कि नॉट अर्न्ड? नॉट सी डोंट लुक एट 16,000। आप बोलो ऐसा 16,000 ही तो इतना क्यों आप टेंशन ले रहे हो? 16,000 से फॉर एग्जांपल दिस इज 16 lakhs, से फॉर एग्जांपल दिस इज 16 लाख, क्योंकि बड़ा बिजनेस रहेगा। बड़ा बिजनेस में से फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 84 lakhs है और मार्केट वैल्यू उसका 1 करोड़ है। ऐसा ही होता है। आप फॉर एग्जांपल डीमार्ट जाओ, आज के डेट पे आप डीमार्ट को लो, कल डीमार्ट ने जब शटर बंद किया रहेगा, डू यू एग्री डीमार्ट के हर एक स्टोर के अंदर करोड़ का स्टॉक रहेगा? हाँ हर एक वो करोड़ का स्टॉक का मार्केट वैल्यू भी करोड़ में रहेगा। तो से फॉर एग्जांपल वो लोग का 500 करोड़ का क्लोजिंग स्टॉक है एंड से फॉर एग्जांपल उसका मार्केट वैल्यू 800 करोड़ है, तो 300 करोड़ का वो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है। बट क्या वो 300 करोड़ का प्रॉफिट डीमार्ट ने कमाया है? नहीं अच्छा बाय द वे डीमार्ट इज अ लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये सब लैंग्वेज समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ? लिस्टेड कंपनी मतलब समझता है? लिस्टेड कंपनी में पैसा कौन लगाता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पैसा कौन लगाता है? जनरल पब्लिक। पब्लिक को कंपनी से क्या मिलता है? कंपनी जो प्रॉफिट Dividend. डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। कल ये 300 करोड़ का प्रॉफिट आप प्रॉफिट करके दिखाओगे तो ये प्रॉफिट डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर कल जाके अगर कुछ लॉस हुआ, कल जाके स्टॉक नहीं बिका, कल जाके स्टॉक का वैल्यू कम हो गया, तो क्या आप शेयर होल्डर को बोलोगे पैसा वापस दो, डिविडेंड जो हमने दिया है? This profit, simple language में, long story cut short, can you tell me this 16,000 profit is profit which is earned के not earned? नॉट अर्न Is this actual profit के anticipated profit? तो conservatism क्या बोलता है? Conservatism क्या बोलता है? Be conservative. Don't anticipate future प्रॉफिट profits, but you have to anticipate future. अच्छा अभी मैं इसको इलेबोरेट करता हूं। से फॉर एग्जांपल मेरा क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस 84,000 है। Cost price of closing stock is 84,000. That I am not changing. But say for some reason, my closing stock का market value became 80,000. It is rare, but it is possible. Is it possible कि मेरा stock का value कम हो गया? हुआ है। 84,000 का value 80,000 हो गया।
84,000 का वैल्यू 84,000 क्या है, जितने में मैंने उसको खरीदा, दैट इज द वैल्यू एट विच आई हैव परचेज दोस यूनिट्स या दोस गुड्स। मैंने 84,000 में खरीदा है, मेरे पास ये गुड्स पड़ा है, इसका वैल्यू मैंने इसको 84,000 में खरीदा है, लेकिन आज मैं अगर इसको बेचने जाऊं ना मार्केट में तो मेरे को सिर्फ 80,000 मिलेगा। अब बोलो 4,000 क्या है, लॉस, विच लॉस, एंटीसिपेटेड लॉस है। एंटीसिपेटेड लॉस है, इट इज नॉट एक्चुअल लॉस। एक्चुअली तो लॉस कब होगा, जब मैं इसको एक्चुअली जाके बेचूंगा। कोई बायर नहीं है फिलहाल, एज ऑफ नाउ देयर इज नो बायर, बट मैं ये स्टॉक को देख रहा हूँ, 84,000 का स्टॉक मेरे पास पड़ा है, मार्केट में मैंने जाके इसका वैल्यू निकाला तो सिर्फ 80,000 है। तो डिफरेंस ऑफ 4,000 इज व्हाट, anticipated loss. Now listen to my question carefully. Should I consider this anticipated loss in the year? Yes, I will consider anticipated loss. मतलब मैं मेरे प्रॉफिट को आज ही 4,000 से कम कर दूंगा। That is conservatism. Conservatism क्या बोलता है, don't anticipate future profits, but anticipate future loss, be conservative. ये पहला एग्जाम्पल है कंजर्वेटिज्म का, आगे जाके और एक एग्जाम्पल आएगा कंजर्वेटिज्म का। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये थियरी में आपको पूछता है अच्छे कॉलेजेस उधर उधर एक्सेट्रा, ये लोग आपको इनफैक्ट सीए फाउंडेशन के एग्जाम में भी पूछते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म ये बोलता है डोंट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स, एंटिसिपेट future losses. Having said that, if you follow this rule, can you tell me, suppose for example मैं बोलता हूं केस नंबर 1, केस नंबर 2, बोलो केस नंबर 1 में आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे, 84,000। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? केस नंबर 1 में क्लोजिंग स्टॉक हम कितना लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख लिखा तो क्या हो जाएगा, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख लिखा तो क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट आपने अभी तक नहीं कमाया है वो प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा। जो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये 16,000 का प्रॉफिट अगर दिखेगा तो आगे जाके प्रोप्राइटर ये 16,000 का प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेगा। और इसमें सब घाटा होगा, तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज एंटीसिपेटेड प्रॉफिट, दिस इज नॉट अर्न्ड प्रॉफिट, दिस इज नॉट येट अर्न्ड। अब केस नंबर 2 में बोलो मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना लूंगा, हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट आई विल टेक इन केस नंबर 2? 80,000। बरोबर है? तो यहां पे अगर मैं 80,000 लूंगा तो उसका मतलब क्या हुआ, सपोज मैं यहाँ पे 80,000 लूंगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर मैं 80,000 लूंगा, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 80,000 लूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक लूंगा तो डू यू एग्री कि मेरा प्रॉफिट 4,000 से कम हो जाएगा? दैट इज कंजर्वेटिज्म। तुम 4,000 प्रॉफिट देखो, प्रोपराइटर आज 4,000 प्रॉफिट कम विड्रॉ करेगा ना, वो एक बार चलेगा। यू एंटिसिपेट योर फ्यूचर लॉस बट डोंट एंटिसिपेट योर फ्यूचर प्रॉफिट। नाउ केयरफुली देखो, केस नंबर 1 में देखो हम लोग को कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर विच प्राइस विथ विच प्राइस, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस विथ मार्केट प्राइस। नाउ मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुन के मेरे को बोलो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को मैं अगर कंपेयर करूंगा तो मुझे कौन सा वैल्यू लेना चाहिए? फिर से देखो, इज दिस हमेशा कॉस्ट प्राइस? नहीं, तो कौन सा लेना चाहिए? आपने 84,000 और 1 लाख को कंपेयर किया तो आपने बोला 84,000, केस नंबर 1। केस नंबर 2 84 और 80,000 को कंपेयर किया तो आपने बोला 80,000 लेना चाहिए। वैल्यू देखकर मैं तो मतलब कुछ रूल बनाएंगे आप लोग, व्हाट इज द रूल, कौन सा लेना चाहिए, शुड आई टेक कॉस्ट प्राइस और शुड आई टेक मार्केट प्राइस, दोनों को कंपेयर करके विच प्राइस शुड आई टेक? If we are making a profit, cost price और अगर लॉस होएगा फ्यूचर, हाँ तो कुछ रूल बनाओ ना उसके लिए। तो कॉस्ट प्राइस। अच्छा मैं इजी कर देता हूं, चलो, आई शुड टेक कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज डैश, सो दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, दिस इज वेरी डेंजरस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, मैं कौन सा लूं दोनों में से, whichever is lower, that is rule of closing stock. What is rule of closing stock?
दोनों को कंपेयर cost price or market price, whichever is lower. A rule is very important in closing stock, and this rule is based on one concept, and that concept is कंजर्वेटिव conservatism. ये objective question है. Closing stock should be valued at cost price or market price, whichever is lower, is based on concept of dash. ऐसा पूछेंगे कॉलेज तुम्हारा, ऐसा 4 कॉन्सेप्ट देंगे, तो उसमें से कॉन्सेप्ट इज कंजर्वेटिज्म. फाइनल अकाउंट सीखना इज नॉट इजी, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है. ऑलरेडी मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. ये मैचिंग कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा. सेकंड, दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज कंजर्वेटिज्म. आगे आएगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट. ये सब कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट्स में अप्लाई होता है, और बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट्स बनते हैं. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जो आप लोग मैच करते हो ना, वो दोनों सेम पीरियड का होना चाहिए. 12 महीने का इनकम शुड बी मैच्ड विथ 12 महीने का 12 महीने का एक्सपेंस. मैं 12 महीने का इनकम के सामने 15 महीने का एक्सपेंस को मैच नहीं कर सकता हूं. क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपने खर्चा तो ये साल में किया है, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक में जो गुड्स है वो आपने ये साल में बेचा ही नहीं है, तो उसको आप ये साल के इनकम के साथ मैच नहीं कर सकते हो. दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. दैट इज व्हाई क्लोजिंग स्टॉक का बर्थ होता है. फिर क्लोजिंग स्टॉक में रूल अप्लाई होता है. व्हाट इज द रूल? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का रूल है. व्हाट इज द रूल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, whichever is lower. And this rule is based on कंजर्वेटिव conservatism. पूछेंगे एग्जाम में, और पूछना भी चाहिए. अच्छे कॉलेजेस पूछते हैं ये. ठीक है, तो लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक. तो तुमने लिखा है उधर, बोलो अमाउंट कितना आएगा उसमें? 84,000. यस. चलो जाओ, पहले वाले एग्जांपल में जैसे ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया था, वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करके दो. 20,000 जनरली विच साइड विल बी मोर? क्रेडिट हाँ, तो टोटल करो. 21,000 13,24,000 व्हाट इज दिस 13,24,000? टोटल क्रेडिट साइड का, मतलब दोनों का टोटल. हाँ भाई, क्या बराबर ये सब टोटल बराबर, तो बच जाएगा 1,24,000 ग्रॉस प्रॉफिट. हाँ 1,00,000. या कुछ दिख नहीं रहा. What is the total of both the sides? You said 13 lakhs? 24,000. 13 lakhs 24. Okay, correct. उसमें से डेबिट साइड माइनस करो. 12 लाख 1,24,000. डेबिट साइड माइनस करने के बाद कितना आता है? 1,24,000 दैट इज कॉल्ड एज विच प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट. क्या लिखोगे उधर? 2 ग्रॉस प्रॉफिट. कैरी डाउन कितना? 1,28,000. फॉर्मूला वाला नहीं करना है ना. नो. What was the total you said? 13 lakh? 24. This was very important. इसके नीचे एक नोट लिखो. चलो, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे एक नोट लिखो.
वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडरलाइन दैट. नेक्स्ट लाइन ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे लिखो नोट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. Next line, according to conservatism, closing stock should be valued at. According to conservatism, closing stock should be valued at cost price or market price, whichever is. Chalo, complete the statement. Whichever is lower. दो चीज को अंडरलाइन करो, कंजर्वेटिज्म को अंडरलाइन करो और लोअर को अंडरलाइन करो. Whichever is lower, valued at cost price or market price, whichever is lower. कंजर्वेटिज्म को अंडरलाइन करो एंड लोअर को अंडरलाइन करो. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो. नेक्स्ट लाइन लिखो ब्रैकेट में. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फिर ऐसा डैश करके लिखो. Do not anticipate future profits. Do not anticipate future profits, but anticipate future losses. सिर्फ हम लोग पर्सनल लाइफ में भी कंजर्वेटिज्म अप्लाई करते हैं. हम लोग हमेशा हमारे फ्यूचर के लिए कुछ तो बचा के रखते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर कुछ हो गया, हेल्थ के लिए हम लोग बचा के रखते हैं, स्टडीज के लिए हम लोग बचा के रखते हैं. देयर आर सर्टन थिंग्स वी बिकम कंजर्वेटिव इन आवर लाइफ. सो अकाउंट्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म, क्योंकि ये 2-3 जगह पे आता है. आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड एज डाउटफुल डेट्स, उसमें भी कंजर्वेटिज्म अप्लाई होता है. क्लोजिंग स्टॉक में जो ये रूल वैल्यू हम लोग या ये जो रूल अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी कंजर्वेटिज्म अप्लाई करता है. चलो टेक एग्जांपल नंबर 3. आई वांट टू कंप्लीट एग्जांपल 3 आल्सो टुडे. एग्जांपल नंबर 3, you have to prepare trading account for the year ended 31st March 2019. चलो एक फॉर्मेट बनाओ डेबिट क्रेडिट. आई एम नॉट गोइंग टू राइट नाउ, यू नो हाउ टू प्रिपेयर. फॉर्मेट बनाओ, सेम स्ट्रक्चर, डेबिट क्रेडिट. प्रिपेयर द सेम स्ट्रक्चर, डेबिट साइड क्रेडिट साइड. ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखो, ऊपर इन द बुक्स ऑफ भी लिखो. बिजनेस का नाम दिया गया है इन द बुक्स ऑफ, और बाद में लिखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. डेट चेक करो. एंड आई वांट यू टू गो थ्रू ऑल दीज आइटम्स एंड चेक करके बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या नहीं आएगा. ओरली हमको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व हम लोग साथ में करेंगे. प्लीज आपको खाली फॉर्मेट बनाओगे. वन बाय वन वी शुड. अब मुझे ना ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, और मुझे अगर आएगा तो कौन सी साइड आएगा? करेक्ट वो मुझे चाहिए. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद वेजेस. आएगा. Will wages come in trading account? Yes. Which side? Debit side. Correct. Royalties. Yes. Debit side. Which side? Debit side. Sales return. Yes. Credit side. क्या करोगे? Less. Don't say credit side. That is wrong answer. Less from sales. Trading account credit side. That is your answer. तो sales return क्या करोगे? Less. On sales trading account credit side. Now next one is of course the new item, which is goods withdrawn by
संगीता फॉर पर्सनल, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? ड्राइंग ड्रॉइंग्स। मोस्टली संगीता इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, बिकॉज आप देख सकते हो यू आर इन द बुक्स ऑफ संगीता ट्रेडर्स, सो यू कैन सी दैट। सो गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज not yet recorded 16,000. Forget about trading account. Can you give me journal entry for this? Drawings account debit. Two purchases account is the correct answer. Why two purchases? परचेज में कम हो रहा है। परचेज में से कम परचेज में से क्यों कम करने का, मेरा क्वेश्चन ये है। परचेज जब आप करते हो तो नॉर्मली परचेज अकाउंट को आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। अब आप परचेज को क्रेडिट कर रहे हो, मतलब आप परचेज को बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो? तो आप एक्सपेंस को कम कर रहे हो, बिकॉज दिस 16,000 इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, दिस 16,000 इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 5 lakhs का परचेज किया है, वो 5 lakhs का परचेज में से 16,000 का गुड्स इज विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस का एक्सपेंस इज 5 lakhs के 5 lakhs माइनस 16,000, 5 lakh माइनस 16,000, बिकॉज वो 16,000 जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, 16,000 इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। अब इसके जर्नल एंट्री में ये इसका आंसर है, बोलो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है। अच्छा, परचेज आता है कि नहीं आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? आता है, लेकिन ये आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखोगे। अच्छा, यही क्वेश्चन में परचेज कितना है चेक करो। परचेज इज 1,90,000। कैन यू सी समवेयर 1,90,000? सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने 1,90,000 का गुड्स परचेज किया। सपोज ये गुड्स है ना 1,90,000 का है, ये 1,90,000 का गुड्स है, इसमें से 16,000 का गुड्स आई एम टेकिंग फॉर पर्सनल यूज, तो ये जो बचा है वो बाकी का जो गुड्स है दैट इज बिजनेस एक्सपेंस। तो ये 1,90,000 में से 16,000 को क्या करोगे आप? माइनस करोगे। यस और नो? इसका और एक रीजन है, लेकिन वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद दूंगा। बट राइट नाउ कैन यू टेल मी, हाँ आपने क्या बोला? येट नॉट रिकॉर्ड। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी। इट इज नॉट येट रिकॉर्डेड, दैट इज व्हाई तो मैं उसको परचेज में से माइनस कर रहा हूं। बेटा इफ इट वाज रिकॉर्डेड, उसका मतलब परचेज इज ऑलरेडी, परचेज में से आपने ऑलरेडी उसको कम कर दिया है। मतलब इन्होंने जो एंट्री बताया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, वो एंट्री इज ऑलरेडी पास्ड, बट दिस एंट्री इज येट नॉट पास्ड। इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है, और याद रहेगा दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कंप्लीशन। तो ये हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो परचेज में से उसको क्या करना चाहिए? लेस। दैट इज अवर न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। बोलो डेमरेज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। स्टॉक डेमरेज मैं तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। डेमरेज क्या होता है? लास्ट लेक्चर में किया, आज भी तो किया था ना डेमरेज। ठीक है, सो रही थी तभी। चलो नेक्स्ट वन, स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है कि ओपनिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। कैसे पता चला क्लोजिंग स्टॉक है? डेट दिया है, व्हाट इज द डेट? 31st March 2019। सो 31st March 2019 मतलब क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। विच अकाउंट? बोलो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1/4/2018 इज विच स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स, ट्रेडिंग परचेजेस, परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम लेस फ्रॉम परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। why it is direct expense? Production of goods. Very good. Next one, freight. डेबिट साइड। डाउट है, कैसे पता चला कि इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? इनकर्ड ड्यूरिंग परचेस ऑफ गुड्स। कैसे पता चला इट इज एट द टाइम ऑफ परचेस? किधर लिखा है फ्रेट इनवर्ड? दो टाइप का फ्रेट होता है, एक होता है फ्रेट इनवर्ड, एक होता है फ्रेट आउट। और फ्रेट इनवर्ड में फ्रेट आउटवर्ड में कॉमन पार्ट ये है कि दोनों एक्सपेंस है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, फ्रेट इनवर्ड एंड फ्रेट आउटवर्ड दोनों में कॉमन क्या है? दोनों एक्सपेंस। दोनों मेरा एक्सपेंस है। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस? फ्रेट इनवर्ड मतलब इट इज इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स, आउटवर्ड मतलब इट इज इनकर्ड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। दोनों में से डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? परचेज। एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब फ्रेट इनवर्ड इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस। यस और नो? तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? इनवर्ड क्या आउटवर्ड?
Inward. Outward will not come in trading account because it is not expense incurred at the time of purchase of goods. अब मुझे कैसे पता चलेगा ये फ्रेट इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है? खाली बोला है फ्रेट, तो याद रखो, if nothing is given, we will always assume it to be inwards. अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो always it is unsaid rule. Even at CA it is rule. फाउंडेशन में भी ये रूल है कि अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो हम इसको हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? इनवर्ड. एंड इफ इट इज इनवर्ड, विल इट कम इन ट्रेडिंग अकाउंट? यस, फ्रेट इनवर्ड विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट. एंड लास्ट वन, ऑडिट फीस. एक मिनट, पहले तो तुमको पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑडिट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑडिट? कौन करता है ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑडिट? प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. तो चेकिंग करने के लिए सीए कुछ फीस लेगा कि नहीं लेगा? उसको हम कौन सा फीस बोलते हैं? तो आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है. इज इट डायरेक्ट एक्सपेंस? नो. इज इट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स? नो, इट इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस. मतलब ऑडिट फीस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? चलो स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट टुगेदर. यू विल नॉट डू इट ऑन योर ओन. पहले आप डेबिट साइड पे लिखो टू ओपनिंग स्टॉक. टू ओपनिंग स्टॉक. स्टेप नंबर 2, आप फिगर चेक करो क्वेश्चन में कितना है. 22,000. कौन से कॉलम में लिखोगे? आउटर कॉलम में 22,000. करेक्ट. चलो ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या करना है? टू परचेजेस. बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल. टू परचेजेस. कैन यू टेल मी विच कॉलम? Inner column. इनर कॉलम. अच्छा, कैन यू रिमेंबर एंड टेल मी परचेज में से हमको क्या माइनस करना है? एक माइनस करना है कि दो चीज माइनस करना है? दो चीज माइनस करना है. पहले आप क्या माइनस करोगे? परचेज रिटर्न आप माइनस कर सकते हो. लेस परचेज रिटर्न. लेस परचेज रिटर्न. लेस परचेज रिटर्न. इनर कॉलम में ब्रैकेट में आएगा 6,400. डोंट टोटल. डोंट टोटल. चलो और एक चीज माइनस करना है. डू यू रिकलेक्ट व्हाट इज दैट? गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. सो नेक्स्ट लाइन लेस. लेस ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हो. लेस गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज भी लिख सकते हो. Drawings लिख दे. ड्रॉइंग्स. कितना है? 16,000. Okay, now listen very carefully. Stop writing, listen very carefully. Certain colleges and most of the colleges, I repeat my statement, certain colleges and most of the colleges उसको परचेज में से माइनस नहीं करते हैं. Can you tell me, अगर मुझे परचेज में से माइनस नहीं करना है तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड पे दिखाऊंगा? करेक्ट. आई विल शो इट ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड. क्या लिखोगे क्रेडिट साइड पे? नो, वहां पे आप बाय ड्रॉइंग्स नहीं लिख सकते. वहां पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. अगर आपका कॉलेज ये फॉलो करता है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में मैं पहले से बोल रहा हूं कि यू शुड गिव इंपॉर्टेंस टू व्हाट योर कॉलेज डज. अगर आपका कॉलेज बोलता है नहीं, इधर से हम माइनस नहीं करेंगे, हम उसको क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, उसको हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे. अच्छा, इसको हम लोग क्यों माइनस करते हैं? नाउ प्लीज ध्यान से सुनो, थोड़ा मैच्योर्डली सुनो. डू यू रिमेंबर व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? Yes. व्हाट इज द फॉर्मूला? परचेजेस ओपनिंग स्टॉक Plus purchase. प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. तीन चीज आपने ऐड किया. क्या तीन चीज ऐड किया? बोलो. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस. बराबर है. गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, वो भी तो माइनस होगा. वो भी तो माइनस होगा. क्यों माइनस होगा? बिकॉज दिस इज द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर नॉट सोल्ड. 16,000 का गुड्स is not sold. 16,000 का गुड्स इज विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. तो मैं सीओजीएस कैलकुलेट करने के टाइम उसको माइनस करूंगा. फॉलोइंग मैंने क्या बोला? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मैंने जो गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट कितना है, तो उसमें से मैं ये माइनस करूंगा 16,000. इसके लिए तो परचेज में से मैं माइनस कर रहा हूं. अच्छा, अगर मुझे परचेज में से माइनस नहीं करना है तो क्लोजिंग स्टॉक की तरह मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड पे बताऊंगा? क्रेडिट साइड पे. देयर आर टू ऑप्शंस. सो व्हाटएवर इज फॉलोड बाय योर college, follow that strictly. Anyways, right now less क्या लिखा है आपने? लेस परचेज रिटर्न और लेस ड्राइंग्स. बराबर है. ड्राइंग्स कितना लिखा है? 16,000. उसको टोटल करो, आउटर कॉलम में फिगर लेके जाओ. यू नो द प्रेजेंटेशन. Yes.
1,82,000. Okay, 1,90,000 minus 8,000. no 6,400 22. minus 16,000. Tell me how much you're getting. 16,000 sir. 22,400 minus करना है. हाँ तो माइनस करो. I think it is 167,600. Just check. Is it correct? हाँ 167,700. 600. हाँ 600. 67,600. हाँ 1,67,600. चलो see the presentation once again. Okay. चलो इसके नीचे अभी क्या क्या लिखना चालू करना चाहिए हम लोग को. wages से चल. डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले से चालू करो. पहला कौन सा है? 2 wages. वेजेस. तो लिखो 2 वेजेस. सर लेस ड्राइंग्स पर एक लाइन में छोड़. नहीं, do not leave any line. 2 wages. 16,000 out of 16,000 outer column agreed. 2 royalties. Royalties. अच्छा नाउ ध्यान से सुनो. स्टॉप राइटिंग. रॉयल्टीज में भी दो पॉसिबिलिटी है. रॉयल्टीज एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड रॉयल्टीज एट द टाइम ऑफ सेल्स. अच्छा दोनों में कॉमन क्या है? रॉयल्टीज एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड रॉयल्टीज एट द टाइम ऑफ सेल. ये दोनों मेरे लिए एक्सपेंस है. आई रिपीट, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एंड रॉयल्टी ऑन सेल्स दोनों मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है. बट दोनों में से डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? जो जो एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज. प्रोडक्शन. तो वही आएगा. अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला है. बोला है खाली रॉयल्टीज. तो हम क्या अज्यूम करेंगे? इट इज ऑन प्रोडक्शन एंड हेंस इट इज विच एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस. हेंस इट विल कम इन विच अकाउंट? ट्रेडिंग. ट्रेडिंग अकाउंट. सो लिखो डेबिट साइड पे 2 रॉयल्टीज 11,000. That's it. Expense. नो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के पहले भी एक है. हाँ डैमरेज. डेमरेज है. डेमरेज का स्पेलिंग देख के लिखो. टू डेमरेज. ये सब फिगर्स कौन से कॉलम में आएगा? आउटर कॉलम. टू डेमरेज 4,200. चलो उसके बाद एनीबॉडी व्हाट इज नेक्स्ट? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 24,000 out of तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 24,400. आउटर कॉलम 24,400 करेक्ट. टू फ्रेट आउटर कॉलम 7,400. ओके बोलो. विल ऑडिट फीस कम इन ट्रेडिंग अकाउंट? नो. नो. अभी नोट लिखना पड़ता है. Buy sale. अरे खाली ट्रेडिंग अकाउंट पे एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा. पहले तुम ट्रेडिंग अकाउंट पक्का. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वेरी सिंपल. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है ना, डिस्कशन 5-10 मिनट में हो जाएगा. हम लोग कब से 2 लेक्चर से ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं. ट्रेडिंग अकाउंट इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का जो आइटम्स है ना वो टिपिकल है. आप देखो सब आइटम्स आर रिलेटेड टू गुड्स. मैंने पहले भी बोला था फिर से बोल रहा हूँ. P&L अकाउंट इज बिलीव मी इट इज वेरी सिंपल वंस यू कैपिटलाइज ट्रेडिंग अकाउंट. चलो अभी क्रेडिट साइड पे आ जाओ. बोलो क्रेडिट साइड विल स्टार्ट विथ व्हाट? बाय सेल्स. करेक्ट. बाय सेल्स इनर कॉलम. 3,80,000. Inner wall. इनर कॉलम. सेल्स में से एक ही चीज माइनस करना है. व्हाट इज दैट? Sales returns. So write down buy sales. Sorry, minus sales returns. Yes. Buy sales 3,80,000. Next line minus sales return 24,000. Subtract this and take it to the outer column. 56,000. 56,000. 3,56,000. And buy closing stock. चलो ये क्वेश्चन में नहीं है बट एवरी क्वेश्चन में हम रिवाइज करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा प्राइस लेने का? कॉस्ट प्राइस के मार्केट प्राइस? Which is lower. Whichever is lower. This is according to concept of conservatism. यार क्वेश्चन में अपने दिमाग में रिसाइट करते रहो so that you are never stuck up when there is any new thing given in the question. Closing stock कितना 36,000. Closing stock का value is 36,000. Buy closing stock 36,000. चलो एक क्लोज करो. लाइन लीव करना है ना लेस के बाद. हाँ स्टॉप. बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 36,000. You have 56, 86, 90, 3,92,000. क्यू में फाइनल आंसर. ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर चाहिए मुझे. यार मैंने क्वेश्चन
तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया? सर 3,92 चलो 3,92. Okay, do it slowly but correctly. Subtract the debit side. 2,92,600. मेरा देखो बराबर Please get the gross profit correctly. 2,526 5,237. So 1,39,400 gross profit. तो भी 1,39,400 कितना है तुम लोगों को इसका टोटल 252,600 हाँ 252,600 और उसको माइनस कर 1,39,000. Okay, that is gross profit. तो gross profit 1,39,400 हो गया छुट्टी हाँ, but listen. मुझे ना खाली आप एक्सरसाइज 4 पे आओ. एक्सरसाइज 4 का ना ट्रेडिंग अकाउंट आप बना के लेके आओगे नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज. एक्सरसाइज 4 का ट्रेडिंग अकाउंट एक्सरसाइज 4 है ना, वो ARB के बुक में नहीं है. इट इज ओनली इन CB का बुक. I'll take a photo या तो सॉल्व अपार्ट फ्रॉम हर एवरीबडी एल्स इज इन CA फाउंडेशन बैच. सब लोग ना. हाँ, तो जो कौन सा वाला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4 उसका खाली ट्रेडिंग अकाउंट आप इसमें बना के लेके आओगे होमवर्क में. ट्रेडिंग अकाउंट ना सिर्फ, क्योंकि उसके अंदर खाली ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है. वी हैव टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज क्लोजिंग एंट्रीज. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है वो पढ़ेंगे. पहले मैंने सिखाया है क्लोजिंग एंट्रीज. मतलब खाली ट्रेडिंग अकाउंट बना के आना है. कौन सॉल्व करके ग्रॉस प्रॉफिट ना कि इन द सेंस फॉर्मेट हाँ पूरा भर के लेके आना है. सॉल्व करके लाना है